गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं हम लोग। परफेक्ट। तो वी विल स्टार्ट इन जस्ट 2 मिनट। देयर आर सम पीपल हु सपोज टू ज्वाइन, तो उनका हम वेट करेंगे 2 मिनट में एंड देन वी विल स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट, क्योंकि जितनी देर में लोग जुड़ रहे हैं, जस्ट वांटेड टू टेल यू वन रूल, क्योंकि ये वेबिनार है और गेस्ट भी आएंगे, तो कोशिश करेंगे हम सब लोग अपने आप को म्यूट ही रखें। इन द एंड ऑफ द सेशन हम लोग एक क्वेश्चन आंसर टाइम रखेंगे, तो आप नोट करके रखिए अपने क्वेश्चंस, हम उस टाइम पे लेंगे। हो सकता है कि बीच बीच में जैसे मैं स्टार्ट करूं, आप सब लोग कैसे हैं, या कोई गेस्ट आ रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग सब लोग कैसे हैं, तो भी आप ऐसे करके बता सकते हैं। अगर सब लोगों ने अपना अनम्यूट कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज के लिए एग्री है सब? ऐसे करके बता दीजिए। परफेक्ट, perfect. Thank you so much. So, Vikrant sir, can we start now, or we'll waiting for 2 more minutes? No, I think we can start. We can at least have a brief chat with everyone who's there. Okay. So first of all, welcome everyone for our second Saturday learning webinar series. हमने लास्ट सैटरडे को भी करा था एंड ये सेकंड सैटरडे है हमारा जिसमें हमने कर रहे हैं. So thanks for coming. So I'll start with just briefly tell you कि how it's gonna be. We gonna our guest, today's guest, आप सबको पता होगा, मैं अभी उनका इंट्रोडक्शन दूंगा. वो 5:15 पे जुड़ेंगे. उसके बाद वो हमसे कुछ बातें शेयर करेंगे अबाउट द टॉपिक, एंड देन विक्रांत सर हमसे कुछ बात करेंगे, and then we'll have a question answer session for 20 minutes. So last time we did it and question answer session के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा था. Today we have decided for you to have some question answer. Okay. So today's topic, I'm sure all of you are aware of it, but still मैं दोबारा से बताता हूँ. Contribution of micro enterprises of a self-reliant India. तो ऑब्वियसली अभी सेल्फ रिलायंट की बहुत ज्यादा बात हो रही है, आत्मनिर्भर की, तो उसी से ही हमने इस टॉपिक को लिया है, और हमने माइक्रो एंटरप्राइजेस में इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उस पे आज हमारा टॉपिक है. सो आई विल ब्रीफली टेल यू अबाउट आवर गेस्ट. हिज नेम इज डॉक्टर अवनीश कुमार. ही इज अ प्रोफेसर ऑफ public policy governance in MDI, the resource person in sustainable livelihood and public policy, National Rural Livelihood Mission के, and Ministry of Rural Development and other departments like MSPE, DPARG, ITSM, DOPT and GOI. So he have a lot of knowledge and a lot of departments he are in. So he will share his thoughts with us. And then of course our director of Unifier and skills trainer, Mr. Vikrant Abrol. He is in skill sector more than 15 years, I think, as far as I know. So these are the guests we have. Just wanted to quickly know, how are you all? ऐसे करके बता देंगे. जरूरी नहीं है सबको मतलब अच्छा ही होना, कोई ऐसे भी बोल सकता है कि मैं ज्यादा ठीक नहीं, ऐसे है थोड़ा सा. अच्छा, okay, चलिए. गुड इवनिंग एवरीवन. देखिए, एक तो मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ से होस्ट हूँ. ठीक है. गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर अवनीश कुमार. ठीक है. डॉक्टर कुमार मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. हमारे साथ उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी करे हैं. आपके रेलेवेंस में अगर उनकी सीनियरिटी बताऊं तो आपको पता हुआ एक प्राइम मिनिस्टर्स ई गवर्नेंस अवार्ड्स होते हैं. ठीक है. जो CSC को काफ़ी रेगुलरली मिलते हैं. एक प्राइम मिनिस्टर्स ई गवर्नेंस अवार्ड है. तो डॉक्टर कुमार उसकी ज्यूरी के मेंबर है. ठीक है. उसमें 3 ज्यूरी मेंबर है सिर्फ कंट्री में, उसमें से डॉक्टर कुमार एक मेंबर है. ठीक है. MDI जो है वो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. वो जैसे IIMs है उस तरह से बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया का.
डॉक्टर कुमार उसमें प्रोफेसर हैं और वो डेवलपमेंट स्टडीज के 8 साल एक उनका डिपार्टमेंट होता है डेवलपमेंट स्टडीज, उसके 8 साल तक चेयरमैन थे, रोटेशन पे रहते हैं। तो अभी उन्होंने वो पोस्ट भी रिलिंक्विश करी है, ठीक है। वैसे वो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इन सब के वो एडवाइजर हैं और फैकल्टी मेंबर हैं। बहुत सारे स्पेशल गेस्ट स्पेशल सेशंस वहाँ पर करते हैं। स्पेशली वो सेशंस करते हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमारे कुछ गेस्ट थे आईएएस, तो वो आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं डेवलपमेंट स्टडीज के ऊपर। तो मैंने सोचा कि प्रोफेसर साहब अगर हमारे पास आए और आप सबसे बात करें, स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस रूरल डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक इसीलिए हमने डिसाइड करा कि वो हमसे बात करें आके आज। ये हमारा आइडिया, ये जो सैटरडे वेबिनार सीरीज का है वो क्या है, ये आप सबने मोस्टली आप लोग हैं, वैसे कुछ बाहर से भी, पर मोस्टली लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर करा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे ट्रेनर बन सकें। आप जो भी काम कर रहे हैं आप वो और अच्छे से इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी सोच, हमारा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस वो वाइडन होता चाहिए। तो हमने ये सोचा है कि हम हर सैटरडे किसी ना किसी एक्सपर्ट को लाएंगे और आप में से जो भी 1 घंटा स्पेयर कर पाए वो 5 से 6 बजे आओ, और कुछ तो जेनेरिक टॉपिक्स होंगे मैक्रो लेवल के और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होंगे, ठीक। तो हम ऐसा रखेंगे कि महीने में 2 टॉपिक्स तो स्पेसिफिकली ट्रेनर के बारे में होंगे, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेनर कौन होता है, हो सकता है हम एक सेशन करेंगे सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पर, कि कोई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो नेशनल लेवल के हैं। एक टॉपिक हम करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। हम टॉपिक कर सकते हैं कि अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करा जाए, असेसमेंट्स कैसे करे जाएं। तो हम कुछ टॉपिक्स तो टेक्निकल करा करेंगे। तो हर महीने हम कोशिश करेंगे 2 टेक्निकल टॉपिक्स करें और 2 टॉपिक्स करेंगे जो जेनेरिक इन नेचर है, ठीक है। जेनेरिक है बट वो आपके काम से रिलेटेड है। तो इस बार जो हमने डिसाइड करा टॉपिक कि कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, हम सब लोग सोचते हैं माइक्रो एंटरप्राइज बहुत छोटी चीज है, छोटा सा है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। अभी मैं कुछ सेशंस में बात कर रहा था कि अगर आप देखें भारत में 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है। 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर अगर अगले 3 साल में सिर्फ 25 लोगों को मोटिवेट कर सके, सिर्फ 25 लोगों को, ठीक है। आपके एरिया में मिनिमम एक 50,000 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन होगी। अगर आप सिर्फ 25 लोगों को मोटिवेट करके माइक्रो एंटरप्राइज अगर खुलवा पाओ तो भारत में 50 लाख नए माइक्रो एंटरप्राइजेस खुल जाएंगे, ठीक है। 50 लाख। अगर एक माइक्रो एंटरप्राइज मात्र 10-15 हजार की कमाई करना चाहता है तो वो 1 लाख रुपए महीने का टर्नओवर करेगा लगभग, तो 12 लाख का साल का टर्नओवर। अब 12 लाख को आप 50 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 12 लाख के टर्नओवर को 50 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख करोड़ रुपया बनता है, ठीक है। ये तो पैसे के टर्म्स में है कि 6 लाख करोड़ रुपया जो भारत की जीडीपी का एक मेजर पार्ट हो सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का टर्नओवर मात्र 1 लाख करोड़ है तो उनसे 6 गुना, ठीक है। ये छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये तो बात रही पैसे की। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, देखिए अभी आप सबके एरियाज कंप्लीटली डिपेंडेंट है बाहर से सामान आने के लिए, ठीक है। जैसे हम डिपेंडेंट है चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे आपके लोकल एरियाज, आप जैसे कोई मैं देख रहा हूँ नवा शहर से है, फिरोजपुर से है, सीतापुर से है, जौनपुर से है, आप सब लोगों के पास सामान बाहर से आता है, ठीक है। आप लिस्ट बनाइए, आप एक सिंपल सी लिस्ट बनाइए कि मेरे एरिया के अंदर कौन कौन सा सामान बाहर से आता है, उसमें से कौन सा सामान सबसे पहले चाइना का है जिसको मैं रिप्लेस करवाने में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मान लीजिए ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स की जो एंटीबायोटिक्स हैं, अब हम वो तो हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। पर फोन्स हैं, फोन्स तो हम बना नहीं सकते, मतलब हम मतलब CS लोकल लेवल पे, वो कंट्री के लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनीज देंगी। पर जो छोटी चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक की कुछ चीजें आती हैं, इवन छोटे ब्रश, टूथब्रशेज आते हैं, सिंपल LEDs आती हैं, दिवाली की लाइटें आती हैं, ठीक है।
हो सकता है पहली बार हम जब बनाएंगे हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, पर हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि थोड़ा महंगा लेने में कोई हानि नहीं है। पिछली बार याद होगा आप लोग जो थे, मैंने आपको जापान वाली कहानी बताई थी कि वो 2 स्टूडेंट्स जापानीज पेंसिल यूज करते थे 1950 में, जो बार बार टूट जाती थी, और वो फिर शार्प करके यूज करते रहते थे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि वैसे दिवाली की लाइट जो है वो 50 रुपए की आती है, पर हम इंडियन लाइट खरीदेंगे तो वो 70 रुपए की आएगी, पर हम 20 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ठीक, तो एक तो उस तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे जो आपके एरिया से आप बनाकर बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा एग्री फूड प्रोसेसिंग। अभी आपके एरिया से सब्जी, धान, चावल, दालें वो एज इट इज बाहर जाते हैं। ठीक है, तो उनको एक लिमिटेड प्राइस मिलता है। बट अगर हम उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर लें, मतलब प्याज को सुखा के अनियन पाउडर बनाते हैं, ठीक है, दूध को सुखा दूध का पनीर बनाते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा एक्सपर्टीज करना चाहते हैं दूध का चीज बनवाते हैं। चीज, इतना सारा चीज इंपोर्ट होता है। देखिए, किसी भी सिंपल प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर दी जाए तो उसका प्राइस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है। और प्राइस के साथ साथ मार्जिन जो है, मतलब अगर आप दूध बेचते हैं तो आप मात्र 5 रुपए किलो कमाते हैं, पर आप पनीर बेचते हो तो 200 रुपए किलो में 20 रुपए या 30 रुपए किलो कमाते हो। और अगर चीज बेचते हो तो 800 या 1000 रुपए में 200-250 रुपए किलो कमा सकते हो। तो हमें थोड़ी थोड़ी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, और हमें ये प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हम एज माइक्रो एंटरप्राइजेस बाहर बेच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपके अपने एरिया में एज अ सर्विस आप प्रोवाइड कर सको। जैसे सिंपल सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दें। सर बीच में डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा सर, कहाँ से उनको ये प्लीज सर। डिस्टरबेंस आ रही है? अच्छा, आई थिंक सर बीच में बहुत आ रही डिस्टरबेंस सर। आपके एंड पर आ रही होगी शायद। क्या बाकी सबको भी डिस्टरबेंस आ रही है? तो नहीं आ रही, ठीक है। नो सर। तो आई थिंक किसी एक आदमी के एंड पर है, तो आप अपने एंड पे प्लीज चेक करिएगा। आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ कि शायद डॉक्टर अवनीश कुमार आ गए हैं। सर, वेरी गुड इवनिंग सर। We were having a brief chat before you would have joined. So very good evening sir. सर को अनम्यूट, मजर सर को अनम्यूट कर देंगे प्लीज। थैंक यू, मैंने कर लिया विक्रांत, थैंक यू सो मच। सर वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। आप फिजिकली नहीं है तो आपके मोबाइल पे हम एक छोटा सा आपको फ्लावर का बुके देना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ्लावर ये होगा कि आप सब जितने लोग भी गांव में इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पेड़ को उगाएं जिससे कि हर लोग खुशी रहे, एक अच्छा सा सुगंध रहे। आज जो कोविड का हाल है जहाँ पे कि लोग भाग भाग के गांव जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया फ्लावर ये होगा कि वो गांव में एक परमानेंट फ्लावर खिले और सब लोग उससे खुशबू लें। सर, सर की मैंने आपको थोड़ी सी फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दी थी, एक और बात बता देता हूँ। सबसे पहली इंट्रोडक्शन की सर हमारे बहुत करीबी मित्र हैं। हम बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 2009 या 10 में शायद हमने पहली बार कुछ काम करा था एक साथ, तो 10 साल से हम लोग टच में हैं। सर डेवलपमेंट पे और पब्लिक पॉलिसी पे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल हैं कंट्री के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन सब के सर रिसोर्स पर्सन हैं। सर जैसे मैंने आपको बताया, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के भी सेशंस लेते हैं। तो हमने आज सोचा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में कि वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली विलेजेस के लिए क्यों रेलेवेंट है, सर बता पाएंगे। और सर ने पहली लाइन ही जो बोली कि अब लाखों नहीं करोड़ों लोग गांव में चले गए। अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में लगभग 4 से 5 करोड़ आदमी गांव गया। इनमें से आधे लोगों ने कसम खा ली है कि वो शहर नहीं जाएंगे, वो चाहे आधे पैसे कमा लेंगे, वो शहर नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम उनके लिए, एक तरफ तो लोग आ गए हैं, दूसरी तरफ मार्केट भी आ गई है। जो सब लोग शहर से वापस आए हैं उनकी जेब में पैसे हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं।
वो कुछ नए प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आई वुड रिक्वेस्ट सर, वी वुड ऑल वांट टू लिसन फ्रॉम हिम हिज आइडियाज ऑन माइक्रो एंटरप्राइजेस। थैंक यू विक्रांत जी। मुझे लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं गांव में और जो जगह पे काम कर रहे हैं वो शायद मेरे से कुछ चीजों में बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं भी गांव में जाके काम किया करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर भी जो आपकी समझ है, मुझे लगता है कि उसको मैं एक थोड़ी पर्सपेक्टिव में जोड़ने की कोशिश करूंगा और आज के दिन में क्या और हो सकता है और उसका क्या वजूद है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि जब हम काम करते हैं तो शायद हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारा काम है वो कितना बड़ा काम है और उसका कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अभी स्टार्ट करने से पहले कि हम शायद अपने जिंदगी में उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारी पहचान है, जिनको हम समझते हैं कि उन्होंने हमें हेल्प किया है। शायद हम वो भूल जाते हैं उनको धन्यवाद देना जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, जिनसे मैं दोबारा मिलूंगा नहीं। मगर वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा पहलू रखते हैं, बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग काम कर रहे हैं जिनको शायद हम लोग मिलते नहीं है, मगर उनसे हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आप काम कर रहे हो वो मेरे से तो सर बहुत ऊपर है, मेरा तो कहीं उस पर अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि जो काम जो आप कर रहे हैं और जो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम बहुत आसान है। मेरा काम भाषण देना है। जो काम ग्राउंड में लोग करते हैं वो काम वो समझते हैं कि कितना पेनफुल होता है और कितना उसको दिक्कत होती है। हालांकि एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो मेरा तजुर्बा है गांव में काम करके, कि एक व्यक्ति के भी अगर जिंदगी में अगर आप खुशी देख पाते हैं तो जो वो आपको सेटिस्फैक्शन होती है वो शायद आपको जिंदगी भर खींच जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका घाटा भी है, फायदा भी है, कष्ट भी है, बट उसके बहुत सारे खुशी के भी पहलू हैं। तो आज विक्रांत जी ने मुझे बुलाया, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोग बहुत नजदीक रहते हैं, एक ही कॉलोनी में भी रहते हैं। और उनका जो काम है वो मुझे खींच के लाता है, ना कि दोस्ती। मतलब दोस्ती तो एक अच्छी चीज है, बट वो जिस तरह का काम कर रहे हैं और जो काम वो करते थे, जिस काम को एसी एनवायरनमेंट से छोड़ के जो आप सबके बीच में बैठते हैं और आपके लिए साथ काम करते हैं, वो मुझे खींच लाता है। ताकि आपके साथ अगर मौका मिले तो मैं कुछ कह सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ चर्चा करूं। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेझिझक बीच में कुछ सवाल कर सकते हैं ताकि हम लोग उसको डिस्कस करें, ना कि मतलब आप उसको थोड़ा कम ब्यूरोक्रेटिक बनाइएगा। अगर अगर आपकी इच्छा होती है कुछ, अगर आप उससे सहमत भी नहीं है तो भी आप उसको आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप उसके बाद हम लोग सवाल जवाब ये एक वार्तालाप की तरह रखते हैं। क्योंकि जो मेरा अपना मानना है कि अगर आप देखेंगे किसी भी चीज को, तो एक जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई चीज को देख रहे हैं और आप एक कैमरा है, कैमरा जिससे कि हम मोबाइल में फोटो खींचते हैं, या जैसे आज आप दिख रहे हैं हमारे सामने। तो एक होता है ऑब्जर्वर, जो आप देख रहे हैं, दृश्य होता है जो आपने देखा। मगर किसी चीज का भी हल निकालना दृश्य से कुछ नहीं हो पाता। जब तक कि हम उसकी दशा को ना समझें तब तक हम दिशा नहीं निकाल पाते। तो जब तक हम दशा दशा मतलब होता है कि वो कंडीशन क्या है। जैसे दृश्य का एक उदाहरण दूं कि आज कुछ दिन पहले तक हर एक रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे लाखों की संख्या में लोग जाके खड़े थे ताकि किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाए। ये एक दृश्य है, इससे कोई हल नहीं निकल पा। इससे अगर हल हमें निकालनी है तो उसकी दशा क्यों क्यों खड़े। नेताओं ने ये सोचा कि शायद इनके पास खाना नहीं है तो सबने खाना बांटना शुरू कर दिया। उनको शायद ये नहीं समझ में आया कि शायद जो एक झुग्गी में रहने वाला भी इंसान है वो ज्यादा खुली हवा में गांव में रहता है बनिस्बत की शहर से। अगर आज हम सबको 6 लोग को 5 लोग को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो शायद हम बहुत सफोकेशन फील करेंगे, हमें घुटन फील होगी। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उनकी आमदनी मारी गई। तीसरा, पॉलिसी वाले लोग को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो समझ नहीं पाते कि जो लोग गांव से आते हैं वो झुग्गी के ओनर नहीं होते, वो भी रेंट पे रहते हैं। तो उन्हें भी रेंट देना होता है, तो उनका आमदनी भी है, खर्च भी है। एक्सपेंडिचर, आमदनी नहीं है, खर्च है। हो सकता है कि जो डिजीज का एक डर है, भय है,
वो कहीं इतना ज्यादा था कि लोग वहां से भागना चाहते थे। तो अगर आप किसी चीज को समझेंगे तो उसमें एक पहलू नहीं होता कि केवल खाना की वजह से लोग भाग रहे हैं। ये तो मूर्खता होगी ये बोलने वाली बात ना कि एक लड़की जो 14 साल की उम्र की है, वो गुड़गांव से साइकिल चलाती है, अपने लाचार बाप को बैठाती है पीछे, और बिहार के गांव तक 1000 किलोमीटर चला के वो पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई उसके साथ ऐसा था कि वो फोगट की बेटी है या उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। एक मानसिक डिटर्मिनेशन थी, बट वो डिटर्मिनेशन के पीछे कुछ राज छिपा हुआ, एक वल्नरेबिलिटी छिपा हुआ है लोगों का, जो उन्होंने देखा है। तो जो विक्रांत जी कह रहे थे, जो मेरी समझ है कि आज के दिन में दो चीजों का बहुत जोर पड़ेगा, ये खासकर कोविड से। अगर आप देखेंगे कोविड को, तो कोविड ने दो बहुत बड़ा चीज को अटैक किया है, एक हेल्थ पे, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड पे, जिसपे कि आप लोग कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो हम एक पे एक एक करके चलें। अगर आप जो टाइटल अगर आप उसको देखें, आत्मनिर्भर भारत, तो आप सबको पता है, जो कि ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है जो आज हम लोग बात करें। इनके 5 पहलू प्राइम मिनिस्टर ने रखा था: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और डिमांड। जैसे आपको बता रहे थे विक्रांत की इकोनॉमी, अब जैसे मान लीजिए, एक मैं अभी छोटा सा काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, किसानों के बीच में पढ़ रहा हूँ, और उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि कुछ लोग मिलके सरकार के साथ काम कर रहे हैं और डिसिल्टिंग कर रहे हैं डैम का, और जो सिल्ट होता है उसको लेके खेत में किसानों को दे रहे हैं फ्री, खाली आपको ट्रांसपोर्टेशन देना। ये हमने जो स्टडी किया ड्राउट प्रोन एरिया में, क्या आपको जैसे पता है वहां पे किसान जो है अपना सुसाइड भी कर रहे हैं। अब वहां पे क्या है कि ऑर्गेनिक टमाटर, ऐसा टमाटर है कि जो अगर आप खाएंगे तो केवल आपको लगेगा कि फ्रूटी जूस पी रहे हैं, और वो 250 रुपए मन बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा, वैल्यू एडिशन का बहुत बड़ा स्कोप है। इंडिया में आप देखें तो वन ऑफ द मिनिमम वैल्यू एडिशन होता है एज फार एज फूड प्रोसेसिंग जो है उस कंसर्न, 3 से 4% का होता है। अगर हम किसी भी माध्यम से, जरूरी नहीं है कि हर एक टमाटर को हम टमाटो सॉस ही बना दें, बट हमको डिमांड असेस करके कि लोकली कितना कंज्यूम हो सकता है, फिर हम उसको आगे कितना मार्केट में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जो मेरी समझ है, जब मैं पहले डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता था आज से 16-17 साल पहले, तो मैंने देखा कि गांव में हुनर की कमी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हम वो हुनर बनाना चाह रहे हैं जो वो हुनर का वो लोग ने उनको उसके काबिल है। अगर मान लीजिए कि मुझे अचार पापड़ बनाना आता है, तो क्यों नहीं अचार पापड़ की क्वालिटी कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन करते हैं। अगर गांव का अचार बना हुआ रहेगा तो बाजार में क्यों नहीं बिकता है, या किसान का अचार क्यों बिक जाता है, या प्रिया का अचार क्यों बिक जाता है। कहीं ना कहीं हम ये भरोसा करते हैं कि जिस बार हमने जो अचार लास्ट टाइम खाई थी, वही अचार इस बार भी होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा मौका है जो आत्मनिर्भर भारत का आया है। और आपको मैं थोड़ा सा ले चलूं, ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर जी जो नया बात बोल रहे हैं। अगर आप जाएंगे इंडियन फिलॉसफी पे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी एक कहना था कि जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो मोदी जी ने कहा है, अगर आप डेमोक्रेसी को डेमोग्राफी को अगर इंडिया का समझना चाहते हैं, तो इंडिया की डेमोग्राफी में आज के दिन में अगर आप उसको एक ट्रायंगल के माध्यम से बांटेंगे, अगर ऐसे बांटेंगे, तो हर एक डेमोग्राफी में सबसे बड़ा बेस जो होता है, जो जो था पहले, वो 0 to 6 साल से कम बच्चों का सबसे बड़ा बेस होता था। उसके बाद होता था 6 से 60 साल का, और उसके ऊपर 60 से ऊपर सबसे छोटा ट्रायंगल का ये जो मुंह होता था वो इतना होता था। इंडिया का आज के दिन में ऐसा है, इसका मतलब कि बीच का बेस सबसे छोटा है, ऊपर उम्र के लोग ज्यादा हैं और नीचे उम्र के ज्यादा हैं। तो कह रहे हैं ये कि इंडिया के पास जो पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 2050 तक है। 2050 के बाद हमारा जो पॉपुलेशन होगा, जो डेमोग्राफी वो बोल रहे हैं वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगा, फिर हमारा बुजुर्ग का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वक्त इतना ही है। इस वक्त में अगर हमें कुछ अच्छा करना है, तो आपको अगर याद होगा, कुछ लोगों को शायद याद होगा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हमारा डेमोक्रेसी जैसे है वैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का उन्होंने कहा कि जैसे डेमोक्रेसी में हर एक के पास एक वोट देने का हक है, चाहे वो कितना अमीर हो चाहे जो भी हो, उसी तरह से हर एक के पास
काम करने का भी हक होना चाहिए और उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो अगर हम ये काम करना चाहें, तो अगर वो उनका कहना था कि अगर हमें डेमोक्रेसी लाना है, तो हमें इस तरह का डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी जिसमें सबके पास साधन हो। अगर आप फिर से अगर गांधी जी की बात पे चलते हैं, तो देखेंगे कि जैसे वो जो चरखा का कॉन्सेप्ट दिए, और अगर आप चरखा को समझते हैं कि चरखा हमारे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारे नेशनल फ्लैग में चरखा का जो पोजीशन है वो बीच में होता है। वो उनका ये मानना था कि चरखा की दो खासियत है कि एक तो वो धागा से कपड़ा बना सकता है, और उन्होंने देखिएगा, अगर ध्यान करें तो उन्होंने दो चीजों के मुद्दे पे सेल्फ सफिशिएंसी का जोड़ दिया था, एक कपड़ा और एक अनाज। और आज वही चीज अगर आप देखेंगे तो जो माइक्रो एंटरप्राइज की बात है, तो एमएसएमई सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को केटर करता है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई जनसंख्या डिपेंड करती है तो कहीं ना कहीं इसी चीज पे डिपेंड करती है। बट इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। तो उसको उन्होंने चरखा से जोड़ा था कि कैसे सेल्फ सफिशिएंसी आ सकती है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन गांव में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चरखा का दूसरा खासियत ये है कि वो ऐसे करके स्पोक से मिला हुआ था। इसका मतलब है कि डिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट जुड़ा हुआ तो है, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि आप इंटरडिपेंडेंट ना हो। आप इंटरडिपेंडेंट जरूर हो, बट एट द सेम टाइम जब आप इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो आप इतना भी नैरो ना हो कि केवल आप अपनी सोचें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जहां पर जो वेल्थ हो, जो पैसा खाली नहीं, जो नॉलेज हो, जो स्किल हो। आपका एक बहुत बड़ा खासियत है, अगर आप गौर करेंगे कि आप सब स्किल पे काम कर रहे हैं, जो विक्रांत जी जो कर रहे हैं, जो इतना मैं समझ पाया हूँ, ये कहीं ना कहीं वो जो मुख्य तौर पे जो चरखा है उनका, वो स्किल है। आप विक्रांत जी मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर मैं गलत हूँ। स्किल का एक बहुत बड़ा खासियत है, पता नहीं आपने उस चीज को एहसास किया है कि नहीं, कि चाहे वो बाढ़ है, आपदा है, माइग्रेशन हो, कोविड आए, मगर स्किल जो है ऐसी चीज है कि उसको ना तो कोई खरीद सकता है और ना तो वो बेच सकता है, ताकि वो उसके पास ही रह जाए। जितने भी माइग्रेंट्स थे जो यहाँ पर आए, वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए अपनी अमानत, तो स्किल तो जरूर लेके गए। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्टेनेबल एसेट कुछ है तो वो स्किल है, क्योंकि उसको कोई चुरा नहीं सकता। वो जो आपका हुनर है वो आपका ही हुनर है, उसको कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपने स्किल पे डेवलपमेंट पे फोकस कर दिया तो आपने हमेशा के लिए उसको उपाय के लिए आगे बढ़ने की जरिया बना दी। हालांकि केवल स्किल से कोई आगे बढ़ सकता है कि नहीं, वो सोचने की बात है, क्योंकि उससे इंसान को ये नहीं मिलेगा कि भाई उसके साथ इनकम का जनरेशन कैसे हो सकता है। तो मेरे अंदाज से जो आप देखेंगे कि हमें अगर इस तरह से जोड़ना है कि आत्मनिर्भर भारत को कि कैसे हम आगे ले जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने बोला है, चाहे गांधी जी ने बोला है स्वराज के बारे में या चरखा के बारे में। तो इन सब को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्यों स्वराज का और क्या आज के दिन में वल्नरेबिलिटी है। अगर आप देखें तो पता नहीं आप लोगों ने रियलाइज किया है कि नहीं किया है कि एक एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा खर्च आता है ट्रस्ट का। और ट्रस्ट मतलब विश्वास का। जैसे कि अगर आप देखें कि हम मान लीजिए शहर में हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, हमें नहीं पता ये डॉक्टर मुझे लूटेगा, जबरदस्ती वेंटिलेटर पे डाल देगा, या वाकई में मुझे उस ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जहां पर भी विलेज इंटरप्राइज है, जहां पर भी आपके लोग हैं जुड़े हुए, वहां पे एक ट्रस्ट होती है। जब वो ट्रस्ट के बीच में काम करते हैं तो आपकी उसकी फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे कि ट्रस्ट का नहीं, अगर आपको बड़ा स्केल में समझने की कोशिश करना है, तो आपको मैं बताऊं, एनएसएसओ जो सरकार का जो डेटा कलेक्ट करता है, उन्होंने कई बार इसको किया हुआ है, 42nd राउंड में किया हुआ है, उसके बाद भी किया हुआ है, कि जो गरीब लोगों का जो लाचारी है, जो डेट है, जो उनकी उधार है, वो 47% इसलिए है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम काम नहीं कर, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उनके ज्यादा है क्योंकि उनको खुद से देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पूछा जाएगा कि आज मैं बीमार हूँ, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाऊंगा क्या? तो मैं शायद नहीं जाऊंगा, शायद वो भले ही खराब हो प्राइवेट हॉस्पिटल, बट फिर भी मैं प्राइवेट में। तो जो विलेज का इंटरप्राइज है, जो आपका इंटरप्राइज है, उसमें एक बहुत बड़ा
तीसरा एक फायदा जो होता है कि उसमें कंपटीशन ही होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बाजार के लेन देन में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है बनिस्बत की। तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। जब मैं एक स्टडी कर रहा था ये माइक्रो एंटरप्राइज और इसकी, तो इसमें औरतों के बीच में, और ये खासकर मैं कर रहा था, अगर कुछ लोग यहाँ पे बिहार के या झारखंड के बॉर्डर के हैं तो वो समझेंगे उस जगह को। एक बहुत पुअर एरिया है जहाँ पे कि नक्सल प्रोन एरिया भी है, जहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वहां मैं समझने की कोशिश की कि जैसे औरतें जो हमारी माइक्रो एंटरप्राइज में काम कर रही हैं वो क्या चाहती हैं, उनसे क्या उनको समझ में आता है कि सशक्तिकरण कैसे हो रही है। तो एक बहुत बड़ा चीज एमएसएमई में लाने की जरूरत होती है, और जो कि आता है कि एक इंसान का पहचान होता है, वो एक अस्तित्व होता है, केवल आमदनी नहीं है, वो एक अस्तित्व है। अगर आप देखें तो आधा से ज्यादा जो हमारी महिलाएं हैं जो कि काम करती हैं, जो गांव वाले हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व का मतलब हम समझते क्या है? अस्तित्व का मतलब ये है कि हम मान लिए सरकारी दफ्तर जाते हैं, वहां खड़े, कोई पूछने वाला नहीं, अगर हमें कोई इज्जत से देखने वाला नहीं। तो जब हम आमदनी ऐसा कराते हैं जिसपे कि अस्तित्व हो और आमदनी हो, तो इंसान की जो इनसिक्योरिटी होती है पहचान से, वो कम होती है। और वही चीज वो चाहते हैं एमएसएमई से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, हमारे मन में आता है कि हम ऐसा बने कि गांव वाले भी हमें इज्जत से देखें और हमारी एक अपनी पहचान हो कि भाई ये वो करने वाला है या वो करने वाली है, और जिससे कि उसकी एक पहचान बनती है। तो हम ये ना सोच के समझे कि हम जो कर रहे हैं उसमें केवल आमदनी कितना आगे हमने बढ़ा दिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये देखिए कि उसका अस्तित्व बढ़ता है कि नहीं, और अस्तित्व कहाँ बढ़ना चाहिए। अस्तित्व जो सेल्फ रिलायंस की बात है, आत्मनिर्भर की, हर इंसान तो डायरेक्ट भारत के लेवल पे आत्मनिर्भरता नहीं करेगा। बट गांधी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर आपको अपने लेवल पे करना होगा, परिवार लेवल पे करना होगा, फिर गांव के लेवल पे करना होगा, तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना होगा, तब स्टेट लेवल पे, और तभी जाके भारत पे आत्मनिर्भर होगा। जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक गांव हमारा हर एक इंसान, हर एक औरत अपने आप पे आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो हमारा भारत कैसे आत्मनिर्भर होगा? तो आत्मनिर्भरता अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि अगर हर एक इंसान का एक अस्तित्व, एक पहचान हो जिससे कि उसकी इज्जत होती है, वही उसकी इबादत होती है, उसी का उसका पहचान होता है, उसी को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान केवल पैसे के लिए कमाना नहीं चाहता। वो पैसा तो आदमी ऐसे भी कर लेगा थोड़ा बहुत, बट पहचान नहीं। आज अगर आप देखेंगे माइग्रेंट लेबर का, अगर आप बोलेंगे कि पहचान का जो वल्नरेबिलिटी का जो विक्रांत बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो पहचान सिमट के इतनी छोटी सी होगी, क्योंकि लोगों को ये एहसास हुआ कि यार मैं हजारों रुपया, लाखों रुपया भी कमा लूं, मगर मेरा आज अस्तित्व, मेरी पहचान ये भी नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चे मर रहे हैं, तो मुझे कोई जगह दे दे, कोई पनाह दे दे। तो ये जब बात आती है तो इंसान को बहुत जोर का चोट लगता है। जब भी कोई माइग्रेशन होता है ना, तो माइग्रेशन ऐसे नहीं होता है, हम बार्गेन करते हैं कि हमें घाटा कितना, फायदा कितना। आज जब फायदा और घाटा की बात आएगी ना, तो कोविड को भूलना हर एक के लिए आसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा धक्का है। तो मेरे अंदाज से द काइंड ऑफ डिमांड जो बढ़ने वाला है रूरल एरिया में, वो बहुत रैपिड होने वाला है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस चीज का प्रोडक्ट को या किस इंटरप्राइज को मैं ऐसा बढ़ाऊं जिससे कि आमदनी बढ़ पाए। मेरा अपना समझ है कि आप लोग के पास एक और स्ट्रेंथ है। हम हमेशा आमदनी की बात करते हैं, आय और व्यय दोनों से इंसान का अस्तित्व बनता है इकोनॉमिक। अगर आप देखें तो एक्सपेंडिचर है व्यय, तो एक्सपेंडिचर को हम कैसे कम कर सकते हैं, तभी तो हमारे पास, जब आपने देखा होगा कि हम जो एक हमारे पास फिक्स्ड पैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आज 1000 रुपया है, तो हम ये सोचते हैं कि 1000 रुपये में से 500 रुपया ही लगाऊं, क्योंकि कल होके 500 रुपया हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो जो 500 रुपया जो खर्च हो रही है, जो जरूरत नहीं है, अगर हम उसको रोक देते हैं, तो इंसान 500 रुपया की जगह पे 1000 रुपया का लागत लगाएगा। हम वो 500 रुपये कैसे हटा सकते हैं? तो अगर हमने इंटरप्राइज से थोड़ी सी कलेक्टिवनेस को जोड़ दी, जिससे कि हमारा स्कूल में, जैसे मैं जब अभी
1 साल पहले गांव से भी आ रहा हूँ, 2-4 गांव में बैठा हुआ था, रिसर्च कर रहा था। और ये रिसर्च ये मेरा खाली नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल पे डेटा है कि आज पढ़ाई और स्वास्थ्य ये दोनों गरीबी के लिए बहुत बड़ा कारण है। गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहा है और पता नहीं ऊपर वाले की दुआ से वो क्या सीख रहा है, क्योंकि सरकार का रिपोर्ट कहता है कि 5 साल के स्कूल जाने के बावजूद भी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीखता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बोझ को भी अगर आप कम कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि स्किल तो आप मान लीजिए इंटरप्राइज का बढ़ाते हैं, बट उसके साथ साथ अगर ये भी बढ़ा देते हैं कि कैसे आप अब अन्य, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं 2000 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, मैं 6 महीना प्रोफेसर यूनुस के साथ था वहां पे बांग्लादेश। और जब मैं वहां गया तो मुझे सबसे ज्यादा क्या हिट किया मैं आपको बताता हूँ। वहां पे सबसे ज्यादा हिट किया कि जब आप ग्रामीण का मॉडल देखेंगे, ग्रामीण बांग्लादेश तो आप सब जानते ही होंगे मेरे अंदाज से, जानते ही होंगे ना। ग्रामीण एक बहुत माइक्रो इंटरप्राइज का बहुत बड़ा जो माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम है जो कि बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ था, जो कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो करती है हमारी गांव की महिलाएं, चाहे वो SRLM जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से हो या चाहे, तो उसमें उन्होंने जो रखा था कि क्या क्या उसूल होंगे जिसके बेसिस पे मैं लोन दूंगा, उसमें 2-3 ऐसे उसूल थे कि जैसे हम दहेज नहीं देंगे, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर मैंने जो अपने रिसर्च में देखा जब मैं माइक्रो एंटरप्राइज को जब पढ़ रहा था, कि आधा से ज्यादा गरीबी तो इंसान की अपने बेटी की शादी में चली जाती है, जो थोड़ा वो बचता है वो उसके इलाज में चला जाता है। तो अगर ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को भी कम करने का हम साधन बना लें, तो हमारा जो डिमांड है, जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक ये पहलू पे जो आपसे बात करना चाह रहा था कि आप इस पे ना फोकस करें कि केवल हम कितना आमदनी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको 3 चीज पे फोकस करना चाहिए। एक है आमदनी, दूसरा है अस्तित्व मतलब पहचान। पहचान का मतलब मैं बोलता हूँ घर में, समाज में और सरकार के बीच में भी। अगर हम मान लीजिए ये कहते हैं कि हमारा गांव का जितना भी इंटरप्राइज का है और वो इंटरप्राइज वाले जब जाते हैं तो सरकार उसको एक वजूद देती है, उसको एक इज्जत से बात करती है। अगर हम ऐसे कलेक्टिव बनाते हैं तो आप उसको एक सरकार के बीच, बैंक वाले कैसे जब बात करते हैं, सरकार ने पॉलिसी बना दी है कि आपको लोन मिलेगा, मगर जो पैसा इंसान पैसा देता है ना, चाहे बैंक का ही पैसा दे, उसको अपनी एक अंदरूनी घमंड होती है, उसको ऐसा एहसास होता है कि वो अपने पॉकेट से ही पैसा दे रहा है और कुछ एहसान कर रहा है सामने वाले को। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, गांव में एक बैंकर जब माइक्रो फाइनेंस लेंड कर रहा है तो वो कैसे बैठता है और कैसे करके वो बात करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब चीजों को चेंज करने का है। जब अस्तित्व और आमदनी को अगर आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी जो इनसिक्योरिटी है, जो उसकी कमियां हैं, उसको भी दूर करते हैं। एक तो मेरा अपना ये समझ था कि इसको करने का। एक और जो मैंने समझा था, जो कि मैं सोचा कि आज बात करना चाहिए, और मुझे विक्रांत प्लीज रोक दीजिए अगर मैं थोड़ा बढ़ रहा हूँ, या आप लोग भी बोल सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा बहुत बोर हो रहे होंगे तो आप मुझे बताइए प्लीज। नहीं सर प्लीज, तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपने कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव जोड़ा है माइक्रो अच्छा, एंटरप्राइजेस में। नहीं विक्रांत, आप तो मेरे मित्र भी हैं तो आप बोलेंगे नहीं, मगर आप सब ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आज एक डिफिकल्ट टाइम है, कोविड का वक्त चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि हर इंसान अंदर से कहीं ना कहीं थका हुआ है, मतलब वो चाह रहा है कि किसी तरह से हम इससे बाहर निकले। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं भाषण दूं और कोई मैं नेता तो हूँ नहीं, तो इसलिए आप लोग को ये सब चिंता नहीं करना है। हमें अल्टीमेट हमारा पर्सपेक्टिव ये गोल है कि थैंक यू, मुझे पन्नू जी लिख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है, थैंक यू, मैं वो देख रहा हूँ। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीज का फोकस करें। दूसरा चीज मैंने एक देखा, एक मैंने और स्टडी की, वो राजस्थान में करीब 30-35 हजार औरतें हैं जो कि डेयरी का काम कर रही हैं, और उसमें वो टोंक जिला में, और एक तो उसमें मैं देखना चाह रहा था कि आखिर ये क्या है जो कि सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है। तो जो मैंने समझा उसको मैंने 2 भाग में बांटा। एक बांटा कि उसका तरीका क्या है, उसको अंग्रेजी में आप स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। और दूसरा है कि उसने
जो अपने लोगों को जोड़ा है वो किस तरह के लोगों को उससे जोड़ा है। मान लीजिए कि मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक चीज खुद से कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, इंटरडिपेंडेंस तो होगी ना। अगर मैं चाहूंगा कि बढ़ई का भी काम कर लूं, कारपेंटर का भी काम कर लूं, बार्बर का भी काम कर लूं, तो वो तो नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए, उतना हुनर तो किसी में नहीं हो सकता। तो एक, अगर आप आत्मनिर्भरता का जो 5 पहलू जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, उसमें एक पहलू उन्होंने सिस्टम बोला। तो मैं ऐसे थोड़ा सोचता हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मत सोचिएगा कि मैं प्रोफेसर हूँ इसलिए कुछ ये ले रहा हूँ। तो मैं एक नाम ऐसे ही पकड़ लूं, आनंद तिवारी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आनंद तिवारी जी, हाँ मुस्कुरा रहे हैं ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सिस्टम का बात हो रहा है, इसमें जस्ट मैं आप लोग से ना थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक समझ, जैसे ना बहुत बार क्या होता है, हम इतनी भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर हम 10 लोग हैं तो 10 दिशा में समझते हैं, तो मुझे लगता है ना वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। मगर आपको मैं एक बात बता दूं, चूंकि मैं पॉलिसी में काम करता हूं, ऐसा विक्रांत ने बताया आपको, मैं एक्चुअली में ये ब्यूरोक्रेट लोग को ही पढ़ाता हूँ, करीब 14-16 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये समझा है कि ये एक पॉलिसी मेकिंग की स्ट्रैटेजी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एम्बिग्विटी। ऐसा चीज लिख दो कि जो हर चीज को एब्जॉर्ब कर ले, सब चीज ले ले उसमें। वो इसलिए की जाती है कि उसमें एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, आप भी मान लेंगे, दूसरा भी मान लेगा, तीसरा। तो मैं सिस्टम को समझना चाह रहा था। तो आनंद तिवारी जी, आप एक ना आत्मनिर्भरता में 5 जो प्रधानमंत्री बताए थे, उसमें एक सिस्टम बोले थे उन्होंने। तो सिस्टम का मतलब उनका छोड़ दीजिए, आप सिस्टम मतलब क्या समझते, या कोई और बोलना चाहे तो बोलिए। आप म्यूट हटा लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, पहली बात तो नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। अरे उसको छोड़िए, आइए बातचीत करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, है ना? आइए सिस्टम को सर ये मैं काफी दिन से हरियाणा में काम कर रहा हूँ, विक्रांत सर जी के अंडर में ही काम कर रहा हूँ। जी और हम लोग एक फुटवेयर इंडस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। जी यहाँ पे हमने पिछले 2 साल में ट्रेंड देखा है कि यहाँ पे जो लेबर होती है, काम करती है, वो जी बाहर की थी, जी बिहार की, यूपी की, झारखंड की, और हर एक जगह की जी थी। जी। बट हरियाणा का लोकल आदमी काम नहीं करना चाहता था। हाँ, बोलिए बोलिए। लेकिन लेकिन जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, और अभी हमको गवर्नमेंट ने कुछ कपड़े भेजे थे, और जी आज की डेट में उन मास्क को सिलने के लिए यहाँ के लोकल लोग काम मांग रहे हैं, हमको काम दे दीजिए। हम्म, तो दिस इज द रीजन कि अभी जो सेल्फ माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनने की बात हो रही है, हम काफी दिन से इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जी और इंडस्ट्रीज यहाँ पे होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग लोकल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंटेलिटी पहले कुछ और थी। बाहर का आदमी आके काम करके जाएगा, हमें वो राशन देगा, मतलब हमारी घर से राशन चलिए, खरीदेगा, बिल्कुल हमारे सही कमरों बात। में रहेगा, हमने कमरे बना दिए, वो रेंट दे के जाएगा। बट आज आज बोलते हैं पिक्चर दूसरा ही है। नहीं आज देखिए, वो लोग मेरे एक्चुअली पास काम मांगने आते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि मैं अभी एक सिचुएशन मैसेज भी देख रहा हूँ हनीफ बिल्कुल खान वैसी जी आ का, गई है। और दो जिनका, थैंक यू आनंद जी। मैं एक मैसेज भी देख रहा हूँ जो कि आप बैंक लोन के बारे में बोले, मैं भी उसके ऊपर आऊंगा। जो आप कह रहे थे आनंद जी, ये बात सच है कि एक ना वो मुझे जोक याद आती है कि एक इंसान पेड़ के नीचे सोया रहता है, तो उसको एक इंसान आके पूछता है कि भाई तुम काम क्यों नहीं करते? तो बोलता है उससे क्या हो? तो बोलता है उससे गाड़ी खरीदोगे, घोड़ा खरीदोगे, घर होगा। बोला उससे क्या हो? तो ऐसे लंबी बात चलती है, वो खाली पूछता है उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ। अंत में आता है, वो बोला आराम से सोओगे। तो बोलता है वही तो कर रहा हूँ। तो जब इंसान के पास आराम से सो के कमाने का साधन होता है, जैसे रेंट हो या कुछ भी हो जिससे आ रहा हो, तो इंसान काम नहीं करना चाहता। बहुत इंसान ऐसा नहीं होता कि सोच के काम करना चाहता है, बट आज हालात बदल गई हैं तो काम कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा था सिस्टम का मतलब, कि हनीफ जी मैं आपकी बात चाहूंगा, आपका मैं मैसेज पढ़ चुका हूँ कि सिस्टम मतलब होता है, जो सिस्टम वर्ड है ना, वो बायोलॉजी से लिया गया है। जैसे हमारा शरीर का उदाहरण सबसे बढ़िया है सिस्टम का। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं आंख बंद कर दूं,
या कान बंद कर दूं या नाक बंद कर दूं या जुबान को बंद कर दूं, तो आदमी का ओवरऑल फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है आंख नाक के काम से compete नहीं करता, कान से compete नहीं करता, बट ये इंटरडिपेंडेंट है। तो हमारा जो इंटरप्राइज हो वो भी एक सिस्टम के माध्यम से हो कि किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई, एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं। कान ये नहीं बोल रहा है कि मुझे नाक का काम करने दो, नाक ये नहीं बोल रहा है कि आंख का काम करने दो, मगर इन दोनों के किसी के काम में क्वालिटी की फर्क आएगी तो ओवरऑल क्वालिटी पे डिपेंडेंसी आ जाती है। उसको वो सिस्टम के माध्यम से डाल रहे हैं। अनिल जी ने कहा कि ये सवाल उठा रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं चैट में, कि बैंक का लोन कैसे दे। ये मैंने एक देखा कि बैंकर जो है बहुत अपने आप में रहते हैं, कितना भी सरकार कुछ कर ले, इसका जो होता है। तो मैंने 2-3 जगह से देखा है कि कैसे, जैसे मान लिया मैंने कुछ एग्जाम्पल देखा बिहार में या कहीं पे, महाराष्ट्र में भी देख रहा हूँ, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, तरीका, 2 तरीका अपनाते हैं। एक तो है कि 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 आदमी को ये देखना होता है कि लोकल में आपने जो कलेक्टिव बनाया वो कैसे प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरा है कि स्टेट लेवल पे जैसे विक्रांत है या और लोग हैं, ये मिल के एक एडवोकेसी करते हैं ताकि वो लोन का ना एक कमिटमेंट आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ स्टेट लोग ना ऊपर लेवल पे, सीएमडी लेवल पे बैंक से एमओयू साइन किए हुए, क्योंकि आज के दिन में बैंक मित्रा का कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो उनको तो हम इंसेंटिव देते हैं ताकि वो बैंक लिंकेज करा सके, मगर कैसे यूटिलाइजेशन हो पाए तो उसके लिए आप करते हैं। उसका एक और तरीका है कि आज के दिन में, जैसे मैं समझता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपने ट्राई किया, जेन्युइनली ट्राई किया और बैंक ने लोन नहीं दिया, अनिल जी आप शायद मुझे सुन रहे होंगे, तो आप लोग एक लिस्ट बना लें, एक डॉक्यूमेंटेशन कर लें, और उसके बाद मुझे लगता है चूंकि जैसा विक्रांत जी का सोच है कि जो आने वाले समय में हो, तो अगर आप लोग 100 ऐसे हैं तो 100 मिलके आप एक अच्छा एडवोकेसी ग्रुप बना सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि झगड़ा करना, मगर उसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग एक जुबान पे बोलते हैं तो उसका प्रेशर अलग होता है। तो वो एक और तरीके से बैंक का हो सकता है। तो या सर सर, ये बैंक लिंकेज के बारे में ना मैं भी चैलेंजेस डिस्कस करना चाहता था माइक्रो एंटरप्राइजेस के। तो देखो, पैसा बहुत बड़ा चैलेंज है, बट जी अब आप बैंक की तरफ से सोचो, ठीक है। भारत के अंदर लगभग 70-80% लोन बैंक्स के बैड डेट हो जाते हैं, मतलब बैंक को रो रो के पैसे वापस लेने पड़ते हैं, जी ठीक है। जबकि अगर आप देखोगे माइक्रो एंटरप्राइजेस में 95% पे बैक है, ठीक है। तो हमारी मानसिकता ये है कि सरकारी पैसा है तो इसे यूज करके खराब कर दें, वापस नहीं करना, ठीक है। जी तो हमारे बहुत सारे बैंक इस बात से डरे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत विशियस साइकिल है। देखो, प्रधानमंत्री कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपया मैं छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को दूंगा, वो 10-10 हजार करोड़ रुपया 10 बैंकों में बांट देते हैं, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में टारगेट दे देते हैं। जो आपका लीड बैंक है उसका काम है छोटे छोटे लोगों को लोन देना, बट वो वो क्या करता है, वो अपने मैनेजर को दे देता है ब्रांच में। अब मैनेजर कहता है कि भाई यार, मैंने इन 25 लोगों को 1-1 लाख रुपए लोन दे दिया, ये तो 100% पैसे वापस नहीं करेंगे, तो मेरी अपनी जो रिपोर्ट है, मेरी अपनी जो प्रमोशन की है, वो रुक जाएगी, क्योंकि 25 लाख का लोन मेरे हाथ से गया हुआ है, वो खराब हो जाए, ठीक है। इसी डर से वो बैंकर पैसे नहीं देते। नहीं, वो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बैंकर पैसा, आप सबको समझना पड़ेगा कि बैंकर पैसा क्यों ना दे। एक तो उसका काम है पैसा बांटना, उसी से उसकी सक्सेस हाँ, इंडिकेटर है कि उसने बिल्कुल। कितना लेंडिंग की, बट उसका फेलियर भी है कि रिटर्न कितना है। अगर आप रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे ग्रामीण का, तो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। उसका वजह ये है कि सोशल कोलैटरल है। अगर आपको लोन लेनी है तो अगर दूसरा ने नहीं दिया है तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एमएसएमई में इंडिविजुअलिटी, एक इंसान अकेला है, इसलिए भी वो वजह है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सब ये कर सकते हैं कि कंडीशनल लोनिंग होता है। कंडीशनल लोनिंग का मतलब है कि आप इन प्रिंसिपल मुद्दों को फॉलो करेंगे तभी आप करेंगे, पर फिर उसके बाद आपको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी कि भाई ये कौन सा एंटरप्राइज है जिसको कि ये सक्सेसफुल कर सकता है, कितना पैसा लगा रहा है कि जितना लेंडिंग के वो रिटर्न कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जो ये महाराष्ट्र का बात कर रहा था विक्रांत, अगर आप लोग सुन रहे हैं मुझे, तो उसमें क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है खाली सिल्ट का, जो जमीन में खेती में डालते हैं, उसको भी लाखों रुपया लगा के उन्होंने डाल दिया है। और ये डाला है ऐसे ऐसे एरिया में, ड्राउट प्रोन एरिया में,
जहाँ की 2 साल से रेनफॉल हो नहीं रहा है। अपना एग्रीकल्चर रेनफॉल बेस्ड है, मानसून बेस्ड है। अब ये बीबी का अपना घर का गहना डाल के खरीद के उधार लेके सब चीज डाल दिया है। अब 2 साल नहीं रिटर्न कर पाया, तीसरा साल रिटर्न नहीं करेगा तो फिर सुसाइड ही करेगा, या तो कुछ करेगा या तो डिफॉल्ट करेगा। तो बात ये है कि रिस्क असेसमेंट भी करना पड़ेगा और तभी हो सकता है। बैंक लोन, आपको मैं एक बात बता दूं, हर एक बैंक भागेगा आपके पीछे अगर आपके पास 10 सक्सेसफुल एग्जाम्पल है रिटर्न का। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है और बैंक का अगर दिक्कत हो रहा है तो हमें ये पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा कि देखो मेरे ये 10 लोग मैंने लेंडिंग कराई है और वो 10 के 10 कितना रेट ऑफ रिटर्न आपका देते हैं, आप कितनी बार भागते। तो हर इंसान को चाहिए, क्योंकि बैंक को तो खुद ही उसी में सर्वाइव करना है। अगर लोन नहीं लेगा लोग तो बैंक कैसे सर्वाइव, बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा। बैंक भी तो आप ही पैसा को तो इन्वेस्ट करता है ना, तो बैंक तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो वजह आती है, इसलिए वो नहीं कर पाते। और हमारे पास अगर उदाहरण होंगे तो जरूर उस चीज का फायदा होगा। तो मेरा अंदाज से इस चीज को हम लोग और चर्चा लास्ट में कर सकते हैं। मैं जो सर अगर और, हाँ बोलिए। सर एक इसमें मैंने देखा है कि जो एमएसएमई को लोन दिया जाता है, जब उनको लोन इशू किया जाता है तो उसके मतलब ये फोकस किया जाता है भी कौन सा बिजनेस वो करना चाहता है। बट लेकिन उसी टाइम उनको ये स्किल नहीं किया जाता है भी आपको जो लोन दिया जा रहा है अभी आपको किस टाइम पे कितनी कितनी पेमेंट क्या क्या करनी है। ये बैंक वाले हमेशा मतलब छिपा के रखते हैं इस चीज को, उसको मतलब कंटिन्यू मतलब 2-3 महीने के बाद उनको बताते नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि भी आपका अगर ऐसे करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर खत्म हो जाएगा तो आप आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भी उनको टाइम टू टाइम जो इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए और एमएसएमई को उसके और बेनिफिट बताने चाहिए। ये एक छुपा हुआ चीज है जो बैंक की तरफ से। नहीं देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम 2 तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो है कि हमें ये पता है कि बैंक क्या नहीं कर रहा है, और एक है कि हमारे अंडर में कंट्रोल में क्या क्या चीज है जिसको कि हम करा सकते हैं। मेरे अंदाज से हमें ये चीज करना पड़ेगा कि हम आज के दिन में, मान लीजिए अभी हम बात करें, मेरे अंदाज से विक्रांत आपके साथ 100 लोग हैं ना। हाँ सर। सर हम लाइव वेबिनार होस्ट कर रहे हैं तो वहां पर अबाउट 100 लोग हैं, यहाँ पर 150 लोग हैं सर। मान लीजिए कि हम लोग 250-300 लोग हैं, ठीक है। अब 250-300 लोग हैं, मैं एक दिन विक्रांत के साथ चाय पे भी बैठूंगा भी जब ये कोरोना खत्म होता है तो, और मैं ये कहूंगा कि हम 250-300 लोगों का कितना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम लेके बैठ जाए। ये मैं, विक्रांत मुझे चाय पे पिलाएंगे तो मैं उनके लिए बैठ के काम कर दूंगा 2 कप चाय में। हम उसके बाद उस काम को बांटेंगे कि क्या इसमें बैंक से रिलेटेड है, क्या इंस्टीट्यूशनल है, क्या इंडिविजुअल है, क्या ये बैंक का ओवरऑल कारण है या एक इंसान जो बैंक में बैठा उसका है। दूसरा, लीगल का समझ है, जैसा कि आप बोल रहे थे गुरदीप जी। तो इस तरह से जब हम बांट लेते हैं तो हम लोग फिर एक अपना प्लान बना लेंगे कि हम जब हमें क्या करना है, ताकि हम, क्योंकि आप एक बात बताइए गुरदीप जी, आज अगर आपने कोई काम कर रहे हैं, आपके जी। गांव में अगर आपने मान लीजिए 50 इंटरप्राइज आपने खड़ा किया, ओके सर। आपको किस दिन सुकून होगा? जिस दिन आप बोलेंगे कि अपने बच्चों को कि भाई देखो मैंने ये किया है। जिस दिन आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंटरप्राइज खड़ा कर पाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हैं, इसका मतलब है कि आप चाहेंगे बड़ा करना। अब हमारा लक्ष्य ये है कि हम 250 से लेके 500 तक पहुंचे। जी 50 से 500 पहुंचने के लिए हमें ना टाइम बांटनी पड़ेगी कि हमारा वक्त जाया किस चीज पे होता है। मैंने अभी एक स्टडी किया है, उसमें पकड़ा है कि किस चीज पे आप जैसे लोग कितना समय खर्च करते हैं। और अगर हम उस खर्च को, मैंने जो देखा है कि लाइजनिंग, जो सरकार में जा जाके बात बैंक से करना, उसमें करीब 60 से 70% समय आपका चला जाता है। जी अगर हम उस 60-70% टाइम को घटा के 30% पे ला देते हैं तो जो 40% टाइम आपके पास बचता है, उससे आप कितना आगे फायदा कर सकते हैं। हम उसमें ना डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लोगों को काम करनी पड़ेगी। मेरा अपना समझ है कि दिल्ली में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं या स्टेट कैपिटल में बैठे हुए हैं, ये कुछ ऐसा एक टीम बनाए, जैसे मान लीजिए हम लोग 250 लोग हैं। जी 250 में से अगर हमें मान लीजिए हमारा कुल मिला के मुख्य मुद्दा 5 है, 5 हमने सब ग्रुप बना लिया, क्योंकि खाली विक्रांत तो अकेले नहीं कर पाएंगे या उनकी टीम नहीं कर पाएगी। ये जिम्मेवारी देना तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो हर बार जा जाके गांव में कहां से समझेंगे। तो हम ऐसा बना लें कि हर एक स्टेट से 5 जो कमिटी बनती है और वो 5 मुख्य मुद्दा पकड़ के उसको बनाती है, और हम रेगुलरली फिर चर्चा करते हैं कि उसका कैसे उस पे हो रहा सोल्यूशन और क्या नहीं हो पा रहा,
ताकि हम लेके आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हम इस अभी छोर में पड़ गए हैं कि हमें इंटरप्राइज बनाना, इंटरप्राइज खड़ा करना, आगे जाना, मगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम उसका रास्ता खोले तो कैसे खोले। तो हमें लगता है कि अगर हम उसको सोच लें कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि एटीट्यूड बैंकर का बदलना, वो खुद डिलेमा में, उसको देना है लोन नहीं देगा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि अगर आज एक बात बताइए, मैं कुछ पीएनबी वालों से बात करता हूँ, मैं जानता हूँ जो फंसे हुए हैं आज के दिन में नीरव मोदी के केस, वो बोलते हैं बैंक जबरदस्ती करता है लोन दे दो। जब भी हम लोन देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिस्क हो ही ना हो। ऐसा कोई लोन नहीं होता जिसमें रिस्क नहीं है। रिस्क है, कल फंस गया तो पीएनबी आज उसके साथ खड़ा नहीं है। आपको खुद केस लड़ना है, खुद जेल जाना है, खुद जो करना है करिए। एक तरफ तो बैंक बोलती है कि लोन दो, बट कहीं ऐसा कौन सा लोन हो सकता है जिसमें रिस्क ना हो? रिस्क तो सब लोन में। तो कहने का मतलब वो खुद ही फंसा हुआ है, वो सोचता है यार अपना जिंदगी बचाओ, आगे बढ़ो। तो मेरे अंदाज से, सॉरी विक्रांत आप कुछ बोलिए। नहीं सर, आप बोल लीजिए, फिर मैं आफ्टर यू कंप्लीट आई जस्ट, सर आप कंप्लीट कर लीजिए आफ्टर यू। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा था और मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ और बातें करूं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि समय काफी हो रहा है। मैं अभी लोन से रिलेटेड फिर एक बात कह देता हूँ। जी देखो गुरदीप जी, जैसे सर ने सजेस्ट करा है ना, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगले 1 साल में एक टारगेट रखते हैं, चलिए, कि 1000 माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप हो। ठीक है, अब लोन में कहाँ पर प्रॉब्लम आती है हम देखते हैं। ठीक है, 3 मोटी मोटी प्रॉब्लम है। पहली कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं होती है, जो आप बैंक को प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, उसमें दम नहीं है, इसलिए बैंक कन्विंस नहीं होता। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि हम स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर हम उन 1000, जैसे हम सर के साथ, आप सबके साथ कंसल्ट करके 10 आइडियाज बना लें जो बैंकेबल आइडियाज हैं, मैं उनकी एक बार रिपोर्ट। और बोलूं विक्रांत इस बात पे, अगर हम लोग साथ साथ बात करें। हाँ सर। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं देखता था 2000 में डीएफआईडी करीब 500 एनजीओज का काम देखता था। हाँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिपोर्ट में क्या आता है कि आप खुद अथॉरिटी होते हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है, डेटा नहीं है कि कितने का फायदा हुआ। तो मेरे अंदाज से जो विक्रांत कह रहे हैं कि अगर हम डेटा मैपिंग करेंगे ना कि कितना चीज का चाहिए, किस चीज को, जो बैंकर को भी चाहिए, जो आपको भी चाहिए, तो आप अपना भी काम को आगे कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हर एक संस्था कुछ ना कुछ लिखती है, न्यूज़लेटर निकालती है, कोई कहता है, कौन पढ़ता है उसको? कोई नहीं पढ़ता, ना उसका वजूद है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं हमने ये देखा है कि ऐसे बदलाव आ गए, अब वो कौन, हम तो नेता तो है नहीं हमारी बात को सुने। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन सही होना बहुत जरूरी है, जो विक्रांत कह रहे हैं। एक तो हम अच्छी सी बैंकेबल रिपोर्ट्स बनाए, ठीक है। दूसरा, अभी हमने पिछले साल सीएससी के साथ ही मिलकर हमने हरियाणा सरकार के साथ हमने एक लघु उद्योग की ट्रेनिंग करवाई 3000 लोगों की। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज की हमने ट्रेनिंग करवाई। उसमें हमने सरकार को ये सुझाव दिया कि इन 3000 लोगों को आप लोन क्यों नहीं दोगे, आप ये बताओगे। ठीक है, और सरकार मान गई। तो सर, लोन क्यों दे रहे हो ये नहीं, क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ। क्योंकि ये लोग जो आप 15 चीजें चाहते थे वो सीख चुके हैं। ठीक है, अब जैसे आप में से काफी लोग पंजाब से हैं, अभी पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन में हमारी बात चल रही है। जैसे सर ने बोला एडवोकेसी, ठीक है, अगर आप लोग मिलकर 100 लोगों का ग्रुप बना लो जिन्हें माइक्रो लोन्स चाहिए हैं, तो वो फाइल सीधी की सीधी जो स्टेट लेवल पे जनरल मैनेजर है बैंक्स के, या आपकी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, या मुद्रा स्कीम का जो जोनल हेड है, या जो नाबार्ड का जो रीफाइनेंस करती है वो है, उन सबको उस फाइल की कॉपी दी जा सकती है कि ये रहे 100 लोग, ये रही इनकी रिपोर्ट्स, इनमें कमी बताइए कि लोन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसको फिर एडवोकेसी की स्ट्रैटेजी बना लेंगे। हमारे साथ सर जैसे सीनियर लोग हैं, ये मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को ट्वीट करेंगे, मिनिस्टर को ट्वीट करेंगे, तो अपने आप प्रेशर होके लोन आएगा। तो एक बात और बोलना चाहता हूँ विक्रांत, आप सब ऐसे रखिए अपने आप को कि मान लीजिए आप सेक्रेटरी एमएसएमई, आप अपने रिपोर्ट में आपको भी तो दिखाना है ऊपर में पीएमओ को कि क्या आपने किया है। तो आप तो दिखाना चाहेंगे कितना सक्सेसफुल इंटरप्राइज में, तो वो डर के मारे अंदर भी नहीं जा सकते कमरे के। इसी तरह से अगर बैंक वाले को देखें, उसको भी ये दिखानी है। तो ये सबके हित में, ऐसा नहीं है कि उसके हित में और उसको समझ नहीं है, उसको भी समझ है, रिस्क को अवॉइड करना। तो कहीं ना कहीं जो विक्रांत कह रहे हैं वो करना जरूरी है
कि जो हम लिखते हैं उसको ऐसा लिखें कि उसको नकारा नहीं जा सकता। तो गुरदीप जी, सबसे पहला ना हम अपनी कमियां पूरी कर लें। देखो अभी क्या है ना, हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं है, हमारा बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, बैंक भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है कि पहली बात, हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, हम जो रिपोर्ट दें वो सॉलिड हो सकती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को लगभग अब 24 साल का अपना बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है। मैंने सिर्फ बीच में 3 साल नौकरी करी है। ठीक है, मेरे हिसाब से भारत में कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, उसको लोन की जरूरत नहीं। ठीक है, मेरे मेरे पिछले 10 साल से हमारी कंपनी ने बहुत बढ़िया काम करा है। हमें कई लोग कहते हैं हमसे 5 करोड़ ले लो, हमसे 10 करोड़ ले लो। हमने एनएसडीसी से, अपनी बात बताऊं, हमारी संस्था को 5.4 करोड़ का लोन मिला था, मात्र 6% पे। ठीक है, हमने 2015 में 90 लाख रुपए दिए और हमने हाथ जोड़ लिए कि हम और पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, हमने उसके बाद वो 4.5 करोड़ हमारे पीछे एनएसडीसी पड़ी रही, पैसा ले लो ले लो। हमने बोला हमें चाहिए ही नहीं। आप ना माइक्रो एंटरप्राइज, हम जैसे माइक्रो एंटरप्राइज बनाना चाह रहे हैं, आप 1 लाख रुपए महीने का टर्नओवर करना चाह रहे हो। ध्यान से समझना इस बात को। मान लो आप एक जूते की दुकान खोलते हो, जिसमें एक ब्रांडेड शोरूम है जिसमें जूते बिकते हैं। आपको 1 लाख का स्टॉक रखना है सिर्फ। ठीक है, 90% चांस ये है कि 50,000 रुपए का क्रेडिट तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा, क्योंकि इंडिया में अभी मार्केट का इतना बुरा हाल है। ठीक है, अब आपको सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए। मेरे हिसाब से और 1 लाख रुपए में बचने के कितने, 15% मार्जिन से 15,000 रुपए बचना है। ठीक है, मेरे हिसाब से भारत में गरीब से गरीब आदमी भी 50,000 रुपए का लोन पर्सनली रेज कर सकता है, अपने भाई से, बहन से, सेविंग से, इधर से। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वो उस पैसे को वापस कमा पाएगा। तो काफी हद तक लोन, तो फिर नेक्स्ट लोन चाहिए होगा जब बैंक से मान लो आप 1 लाख से 5 लाख के जा रहे हो, तो पहला काम, आप एक छोटी सी सब्जी, मतलब और छोटे उस पर आ जाओ, एक सब्जी की रेडी। आपको रोज सुबह कितने की माल चाहिए? आपको 5,000 रुपए की सब्जी चाहिए, जो शाम को 6,000 रुपए की बिक जाती है। तो 5,000 रुपए नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, पर तो इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिकली टैकल करते हैं। हमने अभी ग्रुप बना लिया है, उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन से एंटरप्राइजेज हैं, उनमें क्या चैलेंजेस है, फिर उनको एक एक करके एड्रेस करेंगे। सर आप कुछ कह रहे हैं? मेरा कहना है 3 चीज को ध्यान देना है। स्टेट लेवल पे जो चाहिए होती है एडवोकेसी, या जो चीज भी कलेक्टिव चाहिए होती है, वो पॉलिसी लेवल पे चाहिए होती है। वो मुझे लगता है कि जैसे विक्रांत जी हैं, आप लोग सब मिलके कर सकते। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए चाहिए होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना, जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरत होती है। और एक छोटे मोटे जरूरत होते हैं, वो तो आदमी ऐसे कर लेता है। जहां तक सवाल जो बता रहे हैं कि लोन लेके आप इंटरप्राइज करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 बातें का जो मुझे समझ में आता है कि लोगों को, जो मैंने देखा है गांव में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लोग ना एक भेड़िए की चाल चलते हैं। कि जैसे किसी ने, जैसे मुझे याद है आज से 7-8 साल पहले एक गांव में यूपी में एक औरत ने लोन लेके डीजे खरीदा था। तो मैं बोला यार इसको क्या हो गया, पागल हो गया, डीजे खरीद, मतलब फिर वो बताए कि सर यहाँ बिना डीजे का शादी ही नहीं होता। तो हमारा ये मानना है कि अब उसमें क्या होता है, फिर 10 लोगों ने डीजे ले लिया तो वो डीजे का बिजनेस फट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा, ये अंधकार में जो चलाना, लाठी चलाने वाली बात है, वो ना हो, एक प्लानिंग हो जाए। कि जैसे सीएससी को भी मैंने देखा, अब सीएससी हर गली में एक खुल जा रहा है, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन। अब बेचारा सीएससी वाला भी घबरा रहा है कि भाई मेरा सीएससी चल ही नहीं रहा है। खासकर अर्बन सीएससी को आप देखिए, हालत खराब है, क्योंकि अब जो लोग वहां पे बैठे हुए शहर में वैसे ही जा सकते। तो मेरा अपना मानना है कि एक सामूहिक तौर पे, जैसे मान लीजिए हमने ये प्लान करनी होगी कि आज हमें पंजाब में, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा अगर मान लीजिए कि आने वाले 5 साल पे 50 से 100 जानना है, तो हमारा क्या 100 में क्या क्या चीज जो है सक्सेसफुल हो सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जिस दिन आप सक्सेसफुल है ना, दुनिया आपके पीछे भागेगी, बैंक क्या कोई भी बोलेंगे भाई कुछ पैसा ले लो। जिस दिन आप सक्सेसफुल नहीं है उस दिन कोई नहीं पूछता। तो मेरे अंदाज से आपको ये सिर्फ करना है कि जो 50 में से 10 ऐसे इंटरप्राइज हो, उसको इतना सॉलिड बना लें। और आपको मैं एक बात बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन का मैंने देखा है, लोग सोचते हैं हिंदी अंग्रेजी सबका चक्कर है। आजकल तो इतना अच्छा ऑडियो विजुअल है,
आप वीडियो बना लें, विक्रांत को भेज दें, तो आपने डिफरेंट स्टेप्स के वीडियो बना लें और उसको फिर आप ऑनलाइन कर लें। देखिए तो उसमें क्या होता है, तो हम हाँ, उत्तर प्रदेश से भी हैं कुछ लोग, प्रदीप जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे संख्या। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हम 50 से जब 100 करें, तो हम 50 में ऐसी कुछ बीज बोए जिसमें कि हम रिस्क लेते हैं, इनोवेशन करते हैं, नया चीज ट्राई करते हैं। तो वो हम 50 में 5 करते हैं, मान लीजिए एक थंब रूल बनाते हैं। 50 में 15 ऐसा करें जो कि हमें पता है कि उसका कंजम्पशन होना ही होना है, तो हमारा 15 तो मान लीजिए सक्सेसफुल हो ही जाता है। 15 में से जो आमदनी होगी वो इतना होता है कि 10 से 15% जो विक्रांत कह रहे हैं। 5 ऐसा हाई रिस्क वाला लें कि जिससे कि हमारा आमदनी हो सकता है डबल भी हो जाए, उसमें से हो सकता है कि 2 फेल हो जाएंगे। तो वो कौन ले, जिसका एक पहले सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि एक बनाना पड़ेगा हमें पोर्टफोलियो कि हम कितना, एक रिस्क का मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क। मीडियम रिस्क में मान लीजिए 10 से 7% तक का रिटर्न, लो रिस्क में 5 से 6% तक का रिटर्न, हाई रिस्क में 50% का रिटर्न। अब कौन हाई रिस्क ले सकता है, कौन लो रिस्क ले सकता है, किसको लेना चाहिए? क्योंकि हाई रिस्क एक बार फेल हो गया तो पूरा गांव फेल हो गया फिर। तो इसलिए हमें ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मेरा अपना कहना है कि अब आपका जो भी सक्सेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मैं आज इसलिए आने का सोचा था और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आऊंगा तो ज्यादा प्लान करके आऊंगा। आज तो मैंने सोचा कि ऐसे ही अपने मन से जो भी आपके सामने बातचीत होगा वो करूंगा, कि ये प्लेटफॉर्म को जारी रखिए। ये तो ऊपर वाली की दुआ है कि कोविड आए, और अगर आप देखेंगे ना तो पूरे संसार में जो बदलाव हुआ है, जो जापान है चाहे कहीं पर भी, वो हर एक डिजास्टर के बाद ज्यादा हुआ है। ये अगर प्लेटफॉर्म बरकरार रह गया ना, तो आप एक अच्छा आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम सब अकेले अकेले में काम करते रह जाते हैं और हम वही गलती को रिपीट करते रह जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि समय आपका 6:10 हो रहा है, तो मैं अभी कुछ सवाल अगर विक्रांत जी बोलेंगे तो हम लोग लेते हैं, साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बट मेरा कहना है कि सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि हम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का थोड़ा माने बदलना है। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है कि एक गलती दोबारा ना, या मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि ये मान लीजिए करमजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, करमजीत सिंह जी वो गलती ना करें जो जितेंद्र जी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर हम एक दूसरे से सीखेंगे तो उसको बोलेंगे कि अगर नहीं सीखते तो बोलेंगे अनसक्सेसफुल। अगर आपने बोला कि नहीं मैं आंख कान नाक बंद ही करके करूंगा, तब तो अलग बात हो गया कि वैसे। तो मेरा अपना मानना है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बना है, और इसमें ऐसा करें कि हर एक लोग क्या फेलियर है, क्या रिजल्ट को फेल करा देता है, इसकी भी एक चर्चा करें। अगर एक दिन हम लोग ऐसा चर्चा करते हैं कि क्या फेलियर है, एक दो मुद्दा जो हमारे अनुसार, ताकि वो कोई रिपीट ना करे, तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में, क्योंकि जो फेलियर आया भी हो उसमें साल भर खर्च हो गया होगा। तो ये करके, तो आज मैं यही रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि 2-3 चीजें हैं कि अगर अभी ना देखिए माइक्रो एंटरप्राइज में हम लोगों ने पैसे से बांट दिया है, स्मॉल मीडियम ऐसे करके। और अगर हम उसको ये देख लें कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड भी है, उसको अगर ऑर्गेनाइज्ड कर दें। बहुत सारे ट्रेडिशनल स्किल्स हैं जो कि आज के दिन में डिमांड है अर्बन मार्केट में, वो हम कैकेटर नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए हरियाणा पंजाब से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, व्हाइट बटर है। मैंने आज तक, पता नहीं विक्रांत सही मुझे करेक्ट करेंगे, यहाँ दिल्ली में व्हाइट बटर बिकता हुआ नहीं देखा है, जो कि यहाँ पर मिले तो लोग पता नहीं कितना खरीद के खाएं। तो जो बनता है हर एक घर में बनता है व्हाइट बटर, उसके लिए कोई हुनर नहीं चाहिए, खाली उसको पैकेजिंग कैसे है, हाइजीनिंग कैसे है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो वो अच्छा खासा बिके है। अब मुझे लगता है वो पंजाब हरियाणा में तो मैं जब भी गया हूँ हर घर में वो चीज को देखा। तो मेरा अपना मानना है कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ आसमान से तोड़ के लाना है, जो हुनर है उसी को हम आगे ले जा सकते हैं। तो मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि इस चीज को अगर ये चर्चा बनी रही और इस तरह से समूह बना तो आप लोगों का है। देखिए समूह बने रहने के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक मुझे उदाहरण याद आता है कि
जैसे आप में से अगर कुछ लोग संगीत या गाना या बजाना सुनते हैं, तो जैसे संगीत में भी 7 स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नि सा। अगर सब स्वर बोलेगा कि नहीं हम ही प्रोमिनेंट रहेंगे, तो कोई राग ही नहीं बन पाएगा, तब तो झगड़ा हो जाएगा, तब तो गाली-गलौज हो जाएगी। तो कभी आपको एक वर्जित स्वर रहना होता है, आप शांत हो जाइएगा। कमल मान लीजिए अभी कमलजीत सिंह चुप बैठे हैं, कल कमलजीत सिंह बोलेंगे, परसों जितेंद्र जी चुप बैठे हैं, वो बोलेंगे, तरसों शाहरुख जी चुप बैठे हैं, आज वो बोलेंगे, ऐसे अश्विनी जी आज चुप बैठे हैं। तो ऐसे करके अगर होगा तो एक समूह चल पाएगा। कहने का मतलब है कि हर समय हर वक्त प्रोमिनेंट नहीं हो सकता, तो ये कोशिश कीजिए कि ये समूह बरकरार है। अगर ये समूह बरकरार हो गया तो आप, मैं मान के चलिए, मेरी बात को आप याद रखेंगे कि 50 से 500 क्या 50 से 5000 हो जाएंगे और एक सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, अगर कुछ सवाल होंगे विक्रांत जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ और जैसा बताएंगे तो फिर हम थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक पारुल तिवारी जी ने हाथ खड़ा करा हुआ है। मजर उन्हें अनम्यूट करेंगे पारुल तिवारी को। सर उनका शायद उन्होंने लिख दिया है कि गलती से हुआ है, बट वी कैन हैव एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस अगर ग्रुप में से किसी को पूछना है। तो आलोक और आलोक डांगी जी, डॉक्टर आलोक डांगी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आलोक जी, उससे गुड इवनिंग। उससे पहले मैं 4 चीजें इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बता देता हूँ कि इस मीटिंग के जो टेक अवे हैं आज के, क्योंकि हम ना अब धीरे धीरे, ये हमारा दूसरा सैटरडे लर्निंग का सेशन था, हम धीरे धीरे बातों से काम की तरफ हिलेंगे। ठीक है, तो मैं मजर सर को 4 काम दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो मजर, आप 3 लोगों की, इन सब में से 3 लोगों की टीम बना लो। ठीक है, पहलों को मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, डॉक्टर आलोक डांगी। ठीक है, पहले आदमी को तो मैंने नॉमिनेट कर दिया, 2 आदमी आप अपने आप ढूंढना या आप नॉमिनेट करवाना। हमें 4 चीजों की सोल्यूशन निकालनी है। पहली, लिस्ट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, हम अगले 1 महीने में सिर्फ 10 या 10 भी छोड़िए, 5 ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस ढूंढते हैं जो हमें पता है कि वो बैंकेबल है। ठीक है, वो पंजाब में भी चल सकता है, हरियाणा में। हाँ सर, मैं एक बात बोलूं विक्रांत, एक बात बोलूं, हाँ जी जो सर। आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे उससे पहले एक चीज में सहमति कीजिए, वो माइक्रो एंटरप्राइज हजारी मान लीजिए झारखंड में हो, बिहार में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, केरल में हो, कहीं भी हो, 4 या 5 मुख्य चीज क्या होगा जिसको कि आप देखेंगे, उसको पहले आप उसको पहचानने में, अगर वो तय कर ले तो एक कंसिस्टेंसी बनेगी सारा तरफ। तो आपका वो कहना होगा कि ये 5 ABCDE में ये अच्छे हैं, या मान लिया हर एक का एक नहीं हुआ, तो वो क्राइटेरिया बना। ठीक है, so first is we will identify criteria for micro enterprises and then select top 5, 5 सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी, हम उनकी बैंकेबल रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, आप में से आई एम श्योर इतना बड़ा ग्रुप है, कोई ना कोई हमारे पास शायद सीए भी होंगे इस ग्रुप में, नहीं तो हमारे पास बहुत सारी बैंकेबल रिपोर्ट्स हैं। हम तो हम उन 5 एंटरप्राइजेस की, मान लो इसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लगनी है, किसी में 2.5 लाख लगनी है, किसी में 5 लाख लगनी है, हम इनकी बैंकेबल रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम, जो चैलेंजेस है लोन में, उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें लोन में क्या चैलेंज आते हैं, 5 चैलेंज, और उनकी सोल्यूशन कैसे निकल सकती है। ठीक है, तीसरा काम ये। और चौथा, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो स्किलिंग करनी है, जो ट्रेनिंग करनी है, हम उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है माइक्रो एंटरप्राइज स्किलिंग का, वो हम इस ग्रुप से शेयर करेंगे फ्यूचर में, बट एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, क्योंकि एज ट्रेनर्स आप सब लोग ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अभी सर्टिफाइड ट्रेनर बने हैं। एक तो आपका रोल होगा माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप करना, दूसरा करवाना। ठीक है, तो ये 4 चीजें, लिस्ट ऑफ एंटरप्राइजेस विद अ फ्रेमवर्क टू सिलेक्ट देम, सेकंड इज अ बैंकेबल रिपोर्ट, थर्ड इज चैलेंजेस इन लोन, एंड फोर्थ इज स्किलिंग ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर, स्किलिंग एंड हैंड होल्डिंग। ठीक है, अब आलोक डांगी जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मजर, आलोक डांगी जी को ये आवाज, हाँ आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है? नहीं, थोड़ा अब बोलिए, फिर से बोलिए। नहीं, थोड़ी हल्की है। आप अपना स्पीकर फिगर आउट करिए। नहीं, आप, आवाज हाँ अब आ रही है, बताइए। नहीं,
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा शायद, या अपना स्पीकर फिर से, और तब तक कोई बोलना चाहेगा जब तक। आलोक जी, आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप में से कोई और कुछ बोलना चाहेगा तो हाथ खड़ा कर सकता है, उनको मजा अनम्यूट कर देंगे। सर मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि सर ने बताया कि जो हमारे सीएससी के कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, कि हाँ, जो अर्बन एरिया में मतलब बढ़ने के कारण थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज सर ने एक हमारे पास एक और बहुत अच्छी बात हमें बताई है कि हमें अपना जो फेथफुली हमें अपना वर्क करना चाहिए, कि हमें सभी जो हमारे इस ग्रुप में सीएससी बीएलई भाई हैं, और कि उनको अपना इतना वर्क अच्छे से करना चाहिए कि लोगों को हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, कि दूसरी की ओर देखने से पहले भी वो हमारी ओर देखें, क्योंकि उनको मालूम हो कि ये गवर्नमेंट सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करते हैं और ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं। ये जी। बहुत अच्छी बात लगी है। बट लेकिन जो बढ़ते जा रहे हैं उन पे भी कुछ सोच विचार करनी चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है सर। देखिए, मेरे अंदर से दो चीज आई गुरदीप जी, जो मैं समझता हूँ। बिना विक्रांत जी से बात किए हुए मैं आपसे ये बात करता हूँ, क्योंकि विक्रांत जी का लक्ष्य ये है कि ये सारा सक्सेसफुल हो और लॉन्ग टर्म तक चले ना। तो मेरा अपना समझ है बैंक वाले कि आप लोग के सहायता से विक्रांत जी एक अच्छा स्टडी ये भी कर सकते हैं और सरकार को ये रख सकते हैं कि आखिर सीएससी का जो मॉडल है वो कितना में सस्टेन करेगा। 30-35 रुपया अगर एक इंसान लेता है और वो दिन भर अपना देता है किसी जगह पे, उस जगह का भी कॉस्ट होता है, तो वो दिन भर में कितना सर्विसेज देगा और उसके लिए कितना पॉपुलेशन को केटर करेगा और सर्विसेज को केटर करेगा। ये एक असेसमेंट मैंने आज तक पढ़ नहीं पाया इसके ऊपर विक्रांत जी। मैंने कोशिश की थी कि रूरल और अर्बन में आप देखेंगे, रूरल फिर भी पॉसिबल है क्योंकि लोग के डिस्टेंस बचते हैं, टाइम बचता है, रिसोर्स बचता है, वहां पे अनसर्टेनिटी होती है, तो बहुत सारी चीजें आती है। तो मेरे अंदर से रूरल और अर्बन इससे क्या एडवोकेसी का जरिया बन सकता है कि सरकार को भी ये लगेगा कि भाई हमें 1,000 पॉपुलेशन में जैसे हेल्थ पे होता है ना कि सब सेंटर बनता है 3 से 5,000 पे, ऐसे ही सीएससी का भी एक मॉडल बनना चाहिए। वो वायबिलिटी बेस्ड होना चाहिए, तो वो उसको हो सकता है, उसको लिया जा सकता है और उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता देखिए, और इसके अलावा ना, देखिए अभी हम सीएससी पे फोकस नहीं करें। देखिए, आप सीएससी का काम कर रहे हैं, आप में से काफी लोग, पर यहाँ पे काफी लोग नॉन सीएससी वाले भी हैं। आप सोचिए कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कैसे इंक्यूबेट करे जा सकते हैं। जी सीएससी जी थोड़ा जी सर। ठीक है, तो देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फाइनली मार्केट डायनेमिक्स है, 1 से 2 लाख हो जाएंगे, सीएससी 2 से 4 हो जाएंगे, पर हमें तो ये देखना है कि हम माइक्रो एंटरप्राइजेस उसके अलावा कौन से सेटअप कर सकते हैं। है। मुझे लगता है विक्रांत, एक जो चैट में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोन नहीं मिलना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ हाँ हाँ, ये जो चैट में आ रहा है, मेरा अपना मानना है कि ये एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि लोगों को, पॉलिसी मेकर को या सरकार के या बैंक के लोगों को पता नहीं है, वो पता है। मुझे लगता है कि ये हम अगर 250-300 लोग हैं, अगर मिला के 3 पेज का एक रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या मुख्य वजह है, 3 वजह से, 4 वजह से या 5 वजह से लोन नहीं मिलता है और कैसे उसको मिल जा सकता है, तो एक अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि ये जितनी मैं चैट पे देख रहा हूँ, ज्यादातर लोग इच्छुक है, स्किल्स है, इंटरेस्ट है, बट लोन नहीं मिल पा रहा है। तो एक हम अच्छा सोल्यूशन कर सकते हैं कि ये लोन मिलने के जो बॉटलनेक्स है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत, किस वजह से डिक्लाइन हुआ है, और ये करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर हम ये पूरा सबका ले लें कि लेट से कि आज 2019 से 20 के बीच में कितनों ने लोन अप्लाई किया, कितनों को लोन मिला और कितनों को नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, तो हम एक अच्छा सा बना सकते। आप सब लोग एक काम करिएगा, एक सिडबी की वेबसाइट है उद्यम मित्र, आप लोग शायद जानते हुए कुछ, आप देखिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी बैंकेबल रिपोर्ट्स भी हैं। उसमें सरकार ने यही करा हुआ है कि आप अप्लाई करिए और वहां पर आपकी एप्लीकेशन ट्रैक होती है, तो एक बार वो करिएगा। आई थिंक कोई कुछ अश्वनी कुमार जी बस्ती से शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, इनको अनम्यूट करिए, उसके बाद आनंद तिवारी को करिएगा अनम्यूट। हाँ अश्वनी जी बताइए, बोलिए। प्रणाम। सर, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि बैंक से लोन लेने में कुछ हमारे यहाँ की कुछ ऐसे भी कंडीशन मिलते हैं कि हमारे पेपर का काफी हद तक सही ही क्यों ना हो, बट अगर बीच में ये
ब्रोकर का मामला अगर नहीं होता है, जैसे 1 लाख लेना है तो ब्रोकर उसमें सेटिस्फाई मैनेजर से करता है कि वो अपना ब्रोकर तय कर लेता है और मैनेजर ब्रोकर के थ्रू ये लोन पास करते हैं, जिसमें सीएससी ब्रोकर डायरेक्ट मैनेजर से जब संपर्क करता है तो उसमें मैनेजर का कोई उस तरह का आप समझ ही सकते हैं कि उनको लाभ ना होने की वजह से अक्सर पहले इसे किराए, क्योंकि हमने सर मैंने इसके लिए फाइल बनवाया था। मैं खादी ग्रामोद्योग में ट्रेनिंग किया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो मैंने फाइल भी बनवाया था और फाइल बनवा के मैं बैंक में ले गया था, तो फाइल को दरकिरार कर दिया गया। वहीं काफी अभी किसान के बारे में देखा जाता है जो लोन लिया जाता है, तो ब्रोकर जो होता है उसमें 1 लाख रुपए के केसीसी लोन में 20,000 रुपया ब्रोकर ले लेता है और 80,000 उसके अकाउंट में जाता है। तो ऐसे में मैनेजर बड़ी आसानी से उस लोन को दे देते हैं। मगर अगर हम किसी उद्यम के लिए अगर हम लोन लेने जाते हैं, डायरेक्ट मैनेजर से मिलते हैं, तो उसमें तमाम तरह की हीला हवाली हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और वो हर काम में ऐसा है, पर मेरे हिसाब से ना अगले 12 महीने में, अगले 1 साल में आप भारत में बहुत बदलाव देखेंगे माइक्रो लोनिंग। जी बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। जैसे आपको अपना एग्जांपल बता देते हैं, हम लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, मतलब डॉक्टर अवनीश कुमार भी इसको एंडोर्स करेंगे। पहले जो है 1-1 साल बाद हमारा पैसा आता था टैक्स का रिफंड, ठीक है। आज की डेट में मेरे हिसाब से एवरेज 30 दिन में, आप अप्रैल में फाइल करिए, मई तक आपके अकाउंट में आपको ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है बिना किसी को भी पैसे दिए। तो धीरे धीरे ना, और प्राइम मिनिस्टर जी ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, जिस तरह से हमारा देश उन्नति पर और डिजिटल पर आगे बढ़ रहा है, ये उम्मीद है कि आगे हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अभी तक सर जो मेरा अनुभव जो बताता है, मैंने 3-4 नेहरू केंद्र में मैंने प्रशिक्षण लिए हैं, खादी ग्राम उद्योग में प्रशिक्षण लिए हैं और मैंने बैंक से संपर्क भी किए हैं। मैं इस समय विद्यालय भी चलाता हूँ, उसकी भी फाइल लगा करके मैंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। उसके थ्रू मैंने प्रयास किया कि घर की स्थिति ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ मदद ले करके, और मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख मैंने लिया था और मैंने अपने बगल वाले को देखा, उसने 20,000 रुपए दिया, उसका 1 लाख तुरंत हो गया और मैं दौड़ता रहा। तो मैनेजर ने टाल मट्टी करता नहीं है, ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं है, अभी ये मुद्रा योजना है, तो सर मैंने उसके लिए भी प्लान किया था और मैनेजर से संपर्क किया था, तो नहीं हो पाया। अब वही अगर हम उतना देते हैं तो हमारा काम हो जाता और सबको। ठीक है, देखिए आपकी बात मैं एक बात बताऊं, मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ विक्रांत जी। हाँ कि एक ये जो हमारा ये जो सारा प्रॉब्लम्स है सबका ना, कि लोगों को जो लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका ना आप एक विक्रांत जी आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर कर सकते हैं कि आपने कब अप्लाई किया था। आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको ये बताऊं। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। कि आप ना अपने चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि आपने वहां गए तो आप उसको लिखित में पहले लिखिए और फिर जाइए। आप उसको ईमेल ही कीजिए, जवाब नहीं दे। हर एक बैंक मैनेजर का एक ईमेल आईडी होता है, आप लोग सब कंप्यूटर में वाकिफ है अच्छे से। आप उसको लिखिए कि मैं आना चाहता हूँ फॉर फॉलो अप। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर आप जब आते हैं तो आप बोलिए कि एज आई डिस्कस विथ यू यस्टरडे, मगर उसका प्लीज लेट मी नो दी प्रोग्रेस। आप एक एविडेंस बना लें और मेरे अंदाज से 1 साल का डॉक्यूमेंटेशन करें, तभी जाके जब विक्रांत जी बोलेंगे ना तभी होगा। नहीं तो ऐसे होगा ना अश्विनी जी की, हम बोलेंगे अश्विनी जी ने बोला, बैंक मैनेजर लिया, सरकार बोलेगी कि भाई हमारे पास क्या प्रूफ है, लाओ प्रूफ लाओ, है ना। तो हमारा ये कहना है सर। नहीं बिल्कुल सर का ये ब्रिलियंट आइडिया है। देखो आप सर तो 1 साल कह रहे हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप एक बैंक मैनेजर के पास 4 बार जाओ हर सोमवार को, ठीक है। जाने से पहले ईमेल करवाओ, उसको ईमेल भाई आप लिखो कि भाई मैं आ रहा हूँ टू डू फॉलो अप ऑन दिस डेट, ठीक है। वो जवाब कभी नहीं देगा, कोई सरकारी वाला जवाब नहीं देता, ठीक है। 5वें हफ्ते में बैंक के बोर्ड के ऊपर ना एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, आप उसके जीएम को मेल लिखो, उसको 2 बार लिखो, ठीक है। और आप तो सीएससी में हो, उसके बाद आप क्या करो, 7वें हफ्ते में सीधा योगी जी को ट्वीट करो वहां पे, और उसमें अपनी कड़ी लगा दो कि सर मैंने बैंक में 11 बार बोला है मुझे लोन नहीं मिला। तुरंत आपके घर पे आ जाएगा मैनेजर माफी मांगने के लिए। तो ये हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, बात ये आपको मैं बताता हूँ एक चीज की, आज के दिन में टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आप विद इन ए सेकेंड अभी बात कर रहे हैं, हम लोग देखिए कितने जगह से जुड़े हुए हैं। यही अगर पहले जमाना होता तो हर जगह जा के हम बातें करते। मेरा ये कहना है कि हम सब इसलिए फेल करते हैं
कि हम जुबान पे ही रखे हुए हैं सब चीजों को, कि हमने गया तो बैंक मैनेजर ने मांगा, ये बिल्कुल सही है, सबको पता है और ये चलता आ रहा है। ये सिलसिला को रुके कैसे? ये तब रुकेगा जैसे अश्विनी जी आज लिखेंगे मान लीजिए योगी जी को, इसी तरह सुरेंद्र जी लिखेंगे, सुखवीर जी लिखेंगे, जितेंद्र जी लिखेंगे, तो उसकी एविडेंस देनी पड़ेगी। तो मेरा अपना मानना है, आप एक मेल लिखिए, जवाब का वेट मत कीजिए, वापस आने के बाद फिर से मेल लिखिए कि एज आई मेट यू ऑन दिस डेट आई रिक्वेस्ट यू काइंडली लेट मी नो द स्टेटस। फिर लिखिए कि उसी मेल को फिर से आप रिप्लाई कीजिए, कभी भी नया मेल नहीं लिखिए, उसी को फिर से रिप्लाई ऑल कीजिए, बोलिए कि एज आई डिस्कस विथ यू ऑन दैट डे आई प्लान टू कम ऑन दिस डे। एक आप बना लीजिए एविडेंस, और फिर आप बोलेंगे ना कि मैं 1 साल से दौड़ रहा हूं, तब आपकी बात का वजूद है। नजर एक बार डॉक्टर आलोक डांगी को फिर से अनम्यूट करने की कोशिश करना। जी सर। हाँ सर ऑल्सो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग कि हमारा सेशन हाफ एन आवर ज्यादा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, जिसको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि वी आर हैविंग अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन। जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं दे आर वेलकम। थोड़ी तो वही मैं भी बोल रहा था, अगर इफ समबडी हैव एनीथिंग टू डू, आप लोग जा सकते हैं। हमारा सेशन ऑफिशियली अब हम जो लोग जुड़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आलोक जी, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है शायद। आनंद आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आलोक आप व्हाट्सएप आप चैट में डालेंगे क्या, या आप ऐसा करिए आप मजर को पर्सनली फोन करके बता दीजिए, वो आपका पॉइंट रख लेंगे। रोहित गिव अ कॉल टू आलोक। ऐसे मैं ये बोलूं कि आज जो हम लोगों ने चर्चा किया है ना, क्या ये सब लोग मिलके ये तय कर सकते हैं कि हमारा 5 मुख्य किस चीज पे हमारा चैलेंज है, और उसको आप यूनिट ऑफ रेफरेंस से जोड़िए। बैंक से रिलेटेड, एक परिवार, एक इंसान से रिलेटेड जो उसको करना चाहता है, एक ऐसा भी हो सकता है जो कि पहले से एक्सपीरियंस बिजनेस पर्सन हो, उसको उतना दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से जो मार्केटेबिलिटी का हो, तो ऐसे 5-6 मुद्दे बना लेंगे, तो ये जो हमारा सिलसिला है, जो प्रॉब्लम का जो हम देख रहे हैं, मैनेजर 20,000 ले रहा है, 30,000 ले रहा है, ये सब खत्म हो जाए। चलिए, किसी का और कोई पॉइंट? हाँ आनंद बोलिए जल्दी से, क्विक। रजत जी का भी हाथ उठा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सीएससी जुड़े हुए हैं यहाँ पे हमारे, जब बात लोन की आती है तो यहाँ पे मैं भी यहाँ ट्रेनिंग चला रहा हूँ और बच्चों को हम सर्टिफाई कर रहे हैं। ये लोग सीएससी चलाते हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट कर लिया, सर्टिफिकेट दिला दिया, वो सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए लेने आते हैं कि कोई लोन मिल जाए 50,000 का, 1 लाख का, प्रधानमंत्री उसमें। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए जब आते हैं तो सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर एक सीएससी कर रहा है, या एक समूह, स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं, सिर्फ अगर बना करके कोई आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो कि हम ये काम करने के लिए लेना चाहते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, लोन नहीं मिलता है। आप सर्टिफिकेट पे जाके बैंक में मैनेजर से बोलोगे कि मेरे को लोन दे दो, मेरी ये सर्टिफिकेट है, मुझे 50,000 का लोन चाहिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके आनंद। और किसी का कोई पॉइंट? कोई और? रजत शर्मा जी वाज रेजिंग हिज हैंड। रजत शर्मा, आप हाथ उठा रहे थे ना? मजा, रजत को अनम्यूट करना प्लीज। और आपका कोई सवाल होगा तो बताइएगा, मतलब जनरल डिस्कशन। जी सर। जी नहीं, हेलो आप, हेलो हेलो ऑल ऑफ यू सर, हेलो नमस्कार, सुन रहे हैं आपको? जी जी सर, एक पॉइंट बस मेरा ये था कि जिस तरह से एक डिफिकल्टी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लोन का एक पॉइंट रेज हुआ, एक यही दूसरा पॉइंट एक मेरे माइंड में क्या, मैंने थोड़ा इसको फेस किया, किसी भी काम को लेने की परमिशन, जैसे हम कोई भी चीज हम करते हैं किसी भी चीज के, तो उसके ना एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन वगैरह रहता है, तो ये भी एक सर एक बिग इशू रहता है, जो थोड़ा सा किसी काम को सक्सेस होने में एक मतलब कि रोड़ा हो सकता है सर, मतलब ये मेरा पॉइंट है बस। तो इसको भी देखिए मैं एक बात बोलूं, दो तीन बातें बोलता हूँ विक्रांत, सॉरी। हाँ सर प्लीज। 2-3 तरह से आप अपने काम को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम को आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी एंटरप्राइज को स्टार्ट करते वक्त
क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उसको जोड़ लिया। दूसरा हो सकता है कि किसी भी इंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है बहुत बार कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या क्या सर्टिफिकेशन लेनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कितने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, तो वो चीज भी एक आप बना सकते हैं कि कैसे करके आप उसको कर सकते हैं, तो ये अच्छा एक काम बन जा सकता ठीक है, और कोई चीज? हाँ, रोहित, हाँ रोहित, अनम्यूट करो अपने आप को। सर आलोक जी हमारे साथ है, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे। आलोक जी पूछिए आप। हेलो। हाँ आलोक जी, अब आवाज आ रही है। है। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। रोहित जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आप लोग को आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी जो हम लोगों के लिए आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो सबसे पहले इन लोगों को पूरी मार्केट की स्ट्रेटेजी बताना पड़ेगा हमारे लिए, है ना? तो इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, आप अपन इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देन आफ्टर जो लोन की प्रॉब्लम आ रही है कि हम एमएसएमई से कैसे लोन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमें शेयर करने रहेंगे कि हम किस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन बनाएं ताकि ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना हो सके और हमारे स्किल ट्रेनर, वीएलई और जो सीएससी एकेडमी वाले हैं ये लोग परेशान ना हो। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात बोली आलोक जी। मैं आपको जैसे एक बिजनेस का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? हमें सबसे पहले कोई अट्रैक्टिव बिजनेस पकड़ना है, ठीक है? अभी आनंद जैसे बता रहे थे फुटवेयर का, भारत में अभी 200 करोड़ जोड़ी जूता बनता है, ठीक है? भारत की जनसंख्या है 130 करोड़ और भारत में 200 जोड़ी जूता बनता है, ठीक है? इंटरनेशनल एवरेज है 7 जोड़ी जूता, ठीक है? अगर 7 नहीं, हम 7 का आधा मान ले, 3.5 जोड़ी जूता, मतलब एक पूरे साल में चप्पल, जूता, सैंडल को ये सब मिला के, ठीक है? 3.5 जोड़ी के भी हिसाब से भारत के अंदर लगभग 400 करोड़ जूता बनना चाहिए, ठीक है? अभी सारा इंपोर्ट होता है, ठीक है? सिर्फ जूते की दुकान, अगर जूते बेचने की दुकान, अगर 1 लाख रुपए के 200 रुपए जोड़ी का एक जूता हो, 1 लाख रुपए के 500 जोड़ी जूते की एक दुकान खोली जाए, वो भी बैंकेबल रिपोर्ट बन सकती है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केट स्कैन, तो हम इसके बाद यही एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने मजर को बोला है कि हम 5 बिजनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए मार्केट स्कैनिंग करेंगे, उनके चैलेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे, रजत ने जैसे बोला उनकी परमिशंस क्या क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर इस चेन को शुरू करेंगे। हो सकता है उन 5 बिजनेसेस को आप में से कोई 50 लोग लेना चाहेंगे, तब 250 लोगों की तब फाइल बनाएंगे मोटी सी, ठीक है? एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात बोलूं, इसी को जोड़ना जो आप मार्केटेबिलिटी की बात कर रहे थे आलोक जी, जैसे जूता का उदाहरण आपको विक्रांत जी ने दिया, ठीक है? अब मार्केट का मार्केटिंग की बात आपने की, तो आपको ये समझना होगा उसमें से ऐसा क्या जूता या चप्पल है जो कि 6 महीने में हमेशा जरूरत पड़ती है और जिसके लिए इंसान क्या क्या चीज को ढूंढता है। तो मेरी मार्केटिंग में क्या क्या होनी, जैसे मान लीजिए रोजमर्रे की जिंदगी में हवाई चप्पल है, तो वो अगर 50 से 100 रुपया के बीच में बिकता है या 200 रुपया के बीच में बिकता है, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्राइसिंग की होगी, उसमें इंसान क्या ढूंढता है। ये जो 200 मान लीजिए कि इतना डिमांड है, इसमें से कुछ ऐसे सेक्शन होंगे बड़ी एलीट होंगे कि इंसान 10 साल में एक बार खरीदता है, उसको कौन केटर करेगा। तो हाई कंजम्पशन को भी देखना पड़ेगा और उसकी सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी कि भाई हमारा ये जूता को हम अगर मान लीजिए 200 भी बना दें तो ये 6 महीना में कब जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसा एक जूता बना दिया जो कि 1000 का जूता है और 2 साल तक नहीं बिका, तब तो आपका मॉडल ही बिक, हालत खराब हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी में 2 चीजें आती हैं, एक क्वांटिटी भी है, एक क्वालिटी भी है। आप डिजाइन को भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, वो जब आप जैसा कह रहे हैं 5 विक्रांत जब 5 बनाएंगे तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और इसमें आप वो सारा सेगमेंटेशन, कैसे मार्केटिंग करनी है, क्वालिटी कैसे देखनी है, लुक क्या होना चाहिए। जैसे आपको मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ कि आजकल मार्केट में खाली डिजाइन और क्वालिटी से नहीं बिकती है। मुझे जैसे यूपी के कुछ लोग बैठे हुए हैं, मुझे याद है उन लोग जानते हैं रूना बनर्जी जी को, सेवा लखनऊ की। मैंने जब डीएफआईडी का प्रोग्राम देखता था, मैंने उनको पैसा दिया था।
उनका मॉडल ऑफ मार्केटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो लखनऊ स्टीच का चिकनकारी का काम करती है। वो हर एक प्रोडक्ट पे जो उसको बनाता है, जो लेडी बनाती है, उसके बारे में उसका नाम होता है। जैसे रोहित कुमार लिखा होगा, ठीक है। जो अब लोग खरीदते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती है खरीदने का, बाइंग। उनका है हाई एंड प्रोडक्ट्स को करने का। तो मेरा ये कहना है कि आप बहुत सारा चीजों को देखते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने का स्ट्रेटजी। तो जैसा वो कह रहे हैं कि 5 चीज को बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे आज के दिन में आप देखिए पैकेजिंग कितना बड़ा चीज है। तो आप कैसे पैकेज करते हैं, कैसे क्वालिटी कंसिस्टेंसी करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि पिछली बार मैंने रोहित का चप्पल खरीदा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जाके दूसरे को बोलूंगा, दूसरा बोलूंगा कि नहीं, जब मैंने शाहरुख जी का चप्पल खरीदा था वो ज्यादा अच्छा था, तो मैं शाहरुख जी। तो चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि किस चीज के लिए क्या डिमांड करता है। साइज है, स्केल है, नयापन है, बहुत सारी चीजें आती हैं। वो आपके विक्रांत जी जब बनाएंगे तो आपके साथ बना सकते हैं, तो वो मार्केटिंग का बन सकता है। बट एक बात आप लोग को मैं रेज करना चाहता हूँ, मैं जो तजुर्बा है, बहुत बार ना हम जो एक सर्टिफिकेशन की बात की थी मेरे अंदर किसी ने, मैंने 2-4 देखा है एग्जाम्पल कि जब आदमी स्टार्ट करता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा। तो वो ना कभी भी पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव कितने लूप चीज जरूरत है सर्टिफिकेशन का, वो नहीं सोचता। और जैसे आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपका कोई अगर एनिमी है वो आपको उसी में फंसा देता है, फिर आपका सारा बिजनेस ठप हो जाता है। तो आपको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल प्रोसेसेस हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए मुझे लगता है कि जब विक्रांत आप लोग साथ काम करते हैं तो जो के चीजों की जरूरत एसेंशियल, वो आपको देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। ये चीज। थैंक यू सर। सर मैं एक मिनट में क्लोज करूंगा सर। 30 एक मिनट में क्लोज करूंगा, 1 मिनट में। हाँ सर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड क्या है, सप्लाई हम क्या कर रहे हैं। अलग मान लीजिए हम 5 राज्यों में हम काम कर रहे हैं कि यहाँ की डिमांड, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग डिमांड होती है, कल्चर होता है। हवाई चप्पल की बात हो रही है, हम उसी चीज को फाइनलाइज कर रहे हैं कि यूपी में क्या बिकेगा, उत्तराखंड में क्या बिकेगा, दिल्ली में क्या बिकेगा, आंध्र प्रदेश में क्या बिकेगा। तो जो डिमांड होगी उसी हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हर एक चीज की है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, बट रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ की, लोकल नीड क्या है, वो सीएस देखिए जो भी देखिए छोटा दुकान खोलेगा एक वो बात है। बताएगा। अब हम देखिए बहुत लेट हो गए तो we will देखिए start ऐसा है कि again. आप अपना स्टडी कर सकते हैं डिमांड सप्लाई का, ये बहुत बड़ी चीज है, सही बात है। बट आपको मार्केट का ना एक चीज और समझना पड़ेगा कि वैल्यू जो प्रोडक्ट का होता है ना, वो सप्लाई से नहीं होता है, स्कैरसिटी से भी होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जिस चीज की कमी होगी उसकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा होती है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, विक्रांत जी से बोलेंगे, हनी है, मान लीजिए मध, मध जो हनी होता है, शहद। फॉरेस्ट एसेंशियल जो है 1000 रुपए किलो बेचता है, कह के कि नेचुरल हनी है। अब हम हमारे गांव में भी हनी हो सकता है जो शायद 200 रुपए भी ना बिक रहा हो। तो चीज है कि डिमांड सप्लाई डिपेंड करता है रीजनल ऑल्सो। उसमें जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए यूपी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यूपी में ही बेचे या डिस्ट्रिक्ट में। मेरा ये कहना है कि थोड़ी सी आपको ये समझनी पड़ेगी कि डिमांड का सीजनल है क्या। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे पेप्सी जब बनाता था अपना चिप्स, जो चिप्स बोलते हैं, वो आलू खरीदता है वेस्ट बंगाल से और झारखंड से, दोनों से। उसका वजह ये है कि आलू जो वेस्ट बंगाल में जिस मौसम में होता है, उसके बाद जब खत्म होता है तो उसके बाद वहां पे नहीं आलू होता है और झारखंड में उस समय आलू होता है। तो आपको ये सब मैपिंग करनी पड़ेगी कि भाई मान लीजिए कि जो केरल है, बारिश का वक्त ज्यादा होता है तो वहां रबर के जूते ज्यादा चलेंगे। मान लीजिए बिहार है, राजस्थान है, उसमें कैसे। तो अगर ये थोड़ी सी मैपिंग कर लेंगे तो आप लोग का एक सर्कल बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। आप अपने से भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस में देखेंगे, अब एक आदमी के पास जूते बहुत पड़े हुए हैं, उसका जूता नहीं बिक रहा है, दूसरे के पास डिमांड है, तो बेचारा एक फंसा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग वाला भी बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज सबके सब थक भी गए नहीं, और अगर कुछ सवाल है तो आई डोंट नो हाउ ये कितना ऑर्गेनाइज रहा, कितना वैल्यूएटेड हुआ। बट मेरा अपना समझ है कि ना हम बहुत बार सोचते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई लिखित में काम करना है सब बेकार है, चलो डायरेक्ट काम करते हैं। मगर जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, वो आप कितना भी कर लें,
मुझसे ना बहुत लोग बोलता है कि आप एनजीओ छोड़ के आप क्यों आए एकेडमिक्स में। मेरा आने का वजह यही था क्योंकि मैंने देखा एनजीओ में जितने लोग काम करते हैं वो आधा जिंदगी ब्यूरोक्रेसी आगे पीछे लग के घूमते रहते क्योंकि काम ही नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा अपना मानना है उसको लिखित में आइए। आप सब इतने काबिल हैं, जब इससे नेट पे इतने ज्यादा वाकिफ है, हमसे ज्यादा वाकिफ है, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दें। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये 250 जो आप लोग हैं, अगर आप लोग 2 साल साथ रह गए ना, जिस तरह से आज आप 1-1.5 घंटा थे, तो आपका, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक इंसान का 50 से 100 और 100 से 500 नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब एक दिन इतना अच्छा काम करें कि हम सबको आप पे नाज हो। हम हो सकता है कि नाम मिले, बट जब आपका नाम सुने तो एक अच्छा खुशी महसूस हो। तो इसी तरह से हम अपनी तरफ से बंद करते हैं, कम करते हैं। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। इसमें कष्ट जरूर है, बट इसमें जो आपको सुकून है वो शायद और किसी काम में नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग सो मच टाइम। होपफुली हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे किसी ना किसी फॉर्मेट में। एंड आई थिंक आपका जब समय होगा नेक्स्ट कभी 2-3 सेशंस के बाद आप फिर आइएगा। थैंक यू। चलिए, सो वील वाइंड अप। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।